हाँ भाई नमस्कार। कैसे हो? एक किसी के पास सिलेबस की कॉपी हो तो दे दो एक बार। है? कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं अपने कोर्स में, जैसे विकारी शब्द में संज्ञा सर्वनाम आता है, अविकारी में क्रिया विशेषण, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संधि, उपसर्ग प्रत्यय, और उसके बाद काल, शब्द शुद्धि और पत्र लेखन। ये जो शब्द मैंने नाम लिए ये अपने कक्षा में पढ़ने वाले टॉपिक है। बाकी पर्याय विलोम वगैरह याद करने वाले हैं, समझने वाले नहीं है, है ना। संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, लेकिन समास अपने सिलेबस में नहीं है। तो ले दे के अपने ये 50-60 घंटे का सिलेबस है ना। 50-60 घंटे का मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 60 घंटे हो गए कोर्स क्यों नहीं हुआ, रिचार्ज नहीं है। 70 भी लग सकते हैं, 55 में भी पूरा हो सकता है। कब से लगा हुआ बैच ये? जनवरी से। हाँ जो भी है ठीक है। अच्छा B1 और B2 है, ठीक है। किस किस की क्लास चल रही थी अभी से पहले? हिस्ट्री, कल्चर और बायोलॉजी। 7 बजे क्लास किसकी होती है? हिस्ट्री की। अच्छा भरत जी मतलब नहीं आए तब आना पड़ा। चलो कोई नहीं, 50-60 घंटे का सिलेबस रहेगा। और कक्षा के वातावरण की अभी जानकारी मैंने ली नहीं है, तो वातावरण अच्छा ही रहना चाहिए। अच्छे का तात्पर्य यह है कि मुझे केवल अनुशासन में रह के पढ़ना और पढ़ाना पसंद है। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि हम लोग उसी तरह पढ़ें, है ना। कोई समस्या हो अगर टॉपिक को लेकर के, यानी सवाल को लेकर के, तो आप कोई सवाल पूछ सकते हो। सवाल का कोई एक्सक्यूज आए दिमाग में तो आप बिंदास पूछिएगा, कोई मना ही नहीं है। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित, जो टॉपिक पढ़ाया जा चुका है उससे संबंधित कोई सवाल अगर आपके दिमाग में आता है तो आप बिंदास पूछिएगा। बाकी कोशिश ये करें कि क्लास में कभी ऐसा माहौल नहीं बने कि मुझे किसी से व्यक्तिगत बातचीत करना पड़े कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। क्योंकि जितना तुम आराम से लेके बैठोगे मैं उतना ही बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर सकता हूँ। हो सकता है कभी किसी 3 क्लासेस चल रही है, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सर के तुम बहुत लाडले हो, तो आदत पड़ चुकी है अगर, तो उसको प्लीज बदल देना, ये ध्यान रखना है। एकदम मस्त अच्छे से पढ़ना है, और इतना भी ऐसे पत्थर बन के भी नहीं बैठना मरे हुए से, क्योंकि आपकी सक्रियता हमेशा कक्षा को अच्छा बनाती है। सक्रियता का मतलब ये नहीं है कि गप्पे मार रहे हो, सर ने अभी कहा था सक्रिय होना चाहिए, और पीछे जो विद्यार्थी अभी आया था पीछे बैठे थे, ऐसे नहीं बैठना, पास में बैठा कर, जैसे अभी बैठे ना कितने अच्छे लग रहे हैं वैसे। और कल से ये बेंचें भरी होनी चाहिए जब मेरी क्लास हो, बीच में जगह नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। फिर क्या होता है, तुम्हें लगता है कि मैं आराम से बैठा हूँ, तो फिर सो जाओ तुम। एक बेंच, इतने ही बच्चे हो तुम, 200 बच्चे हो, 200 बेंचें हैं, आराम से सो जाओ। कल से कंबल लेके आया करो, ऐसी चलवा देना फुल। अब एक बालिका वहां बैठी है, अरे नहीं बैठी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बालिका का नाम लेते क्या मुंह फाड़ रहे हो तुम? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इन्होंने उधर नहीं देखा लेकिन सारे के सारे उधर मुंह फाड़ रहे। अच्छा वहां भी बैठी है क्या? कहां बैठी है? मैं ये कह रहा हूं एक बालिका वहां बैठी, बाकी यहां बैठी, इसका मतलब क्या है, मेरा कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं होगा। और अगर मुझे उसको देख के पढ़ाना पड़ेगा ना, सामने देख करके, तो इसका मतलब है कि मुझे पर्टिकुलर उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। अब कोई ठेठ पीछे बैठा है तो वहां देख करके मुझे करवाना पड़ेगा काम। तो इसका मतलब क्या होता है, अपन समग्रता में बैठते हैं ना तो पढ़ाने में सहजता रहती है। ध्यान रखिए, जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता है तब तक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। मुझे यूं लग रहा है कि तुम मेरी कक्षा में नहीं हो, या तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर मुझे देख ही नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये ध्यान रखना। बाकी सवालों को लेकर के, मतलब जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन होता है आप बेबाकी से पूछिएगा। बोर्ड पे लिखी चीज है तो बोर्ड पे लिखी चीज समझ में नहीं आई तो उसी समय पूछ लेना, बात नंबर 1। और बाद में एक चीज मैं पहले ही कह देता हूं,
देखो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसे थोपने जैसी स्थिति नहीं है। आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, और अगर आपका मन नहीं कर रहा तो सच में कह रहा हूं नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। आपको लगता है पढ़ना चाहिए, आपका विवेक कहता है पढ़ाई करनी चाहिए तो करें। आपको लगता है ना मोह माया है, तो आप आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से बहुत मजबूत हो चुके हो, तो सच में फिर कोई मतलब नहीं पढ़ाई का, क्योंकि मृत्यु शाश्वत सत्य, पढ़ भी लोगे तो भी मरोगे। तो फालतू की मोह माया कोई नहीं, आराम से नींद लो, अपने 7 बजे से कल नहीं आना है। अगर ऐसा लगे नहीं पढ़ना है और पढ़ना है तो सच में पढ़े, क्योंकि राजस्थान की फिलहाल की सबसे बड़ी परीक्षा नहीं, उम्मीद कह सकता हूं बेरोजगारों की, जिस भर्ती के लिए तुम बैठे हो। 52,000 पोस्ट कोई मजाक नहीं होती है। तुम 400 पोस्ट पे भी तो वन विभाग में दौड़ते हो, 1000 पोस्ट, 1500 पोस्ट, 2000 पोस्ट तुम्हारी कांस्टेबल की आती है, वहां भी दौड़ते हो। तो यार 52,000 का मतलब कम से कम 20-25 गुना आंकड़ा अपने पास में है। सिलेक्शन होना नहीं होना तुम्हारे बाद की बातें हैं। पहला प्रयास होना चाहिए कि मैं जब एग्जाम देख के वापस लौटूं तो मेरे जहन में यह नहीं होना चाहिए कि काश मैं पढ़ लेता। कोचिंग B1 पहले से आ रहा है, B2 अभी काफी दिन आते हुए हो चुके हैं। तो एक चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि कोचिंग में जाने के बाद भी पढ़ना तो पड़ेगा। कोचिंग आने से पहले कुछ बच्चों के दिमाग में होता कोचिंग जाते ही झट से पढ़ाई जबरदस्ती आ जाएगी, ना, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाने वाला हूं, तो हिंदी व्याकरण में बहुत सारी लंबी चौड़ी चीजें हैं, मैं उनको संक्षिप्त करके तुम्हें सिखा सकता हूं। पढ़ना किसको है? तुम्हें ही पढ़ना है। हम एक गुड गाइड का कार्य करते हैं तुम्हारे लिए, एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये 5000 शब्द है, इनमें से तू 1500 पढ़ के जा, तेरा काम हो जाएगा। इन 1500 को तू याद कैसे रख सकता है तो तुम्हें काम हो जाएगा। बाकी कोई मास्टर के पास में सकलक बुम बुम की पेंसिल नहीं है, घुमाइर तुम्हारे खोपड़े में घुसा दिया। कोचिंग आने से पहले जो बच्चा जिंदगी में पहली बार कोचिंग कर रहा, गांव से निकल गया है ना, उसके दिमाग में था यूं पैसे फेंकूंगा टेबल पर, पढ़ाई झट से आ जाएगी। हिंदी में एक लोकोक्ति कि खुद के मुए बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मरना तुम्हें पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात है। जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, जब टॉपिक पूरा हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा, तो आपको 2 चीजें करनी ही करनी है। नंबर 1, PYQ जरूर मिलाने हैं, विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न जरूर मिलाइएगा। क्यों मिलाने हैं? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो तुम्हारा अभ्यास अच्छा हो जाएगा, दूसरा तुम्हें यह पता चलना चाहिए कि संबंधित विषय अध्यापक जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसका लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। अगर मैं पढ़ाऊं और तुम्हारे PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मेरी क्लास में बैठ के अपना टाइम खराब मत करना। अगर मैं विगत भर्ती परीक्षाओं को कवर नहीं करता हूं, मेरा कंटेंट उसको भी कवर नहीं कर पाता है, तो तुम ये सोचते हो कि मैं आगे कुछ तुम्हारा भला कर दूंगा, नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्लियर रखना है। ये मेरे विषय की बात नहीं, सभी विषय में ध्यान रखो। जब टीचर टॉपिक पढ़ाता है, घर जाके विगत भर्ती परीक्षाओं के पेपर मिलाओ, अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छा काम चल रहा है, और वो नया कंटेंट दे रहा तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने संज्ञा टॉपिक पढ़ा दिया, 70% सवाल हुए लेकिन 30% का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं आपकी नोटबुक में, इसका मतलब मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, मेरे लिए ही बोल रहा हूं, आना ही नहीं अगले दिन से क्लास में। 2 घंटे घर सोते रहो, स्वास्थ्य लाभ है। क्या करोगे आकर के जब मैं PYQ कवर नहीं करवा पा रहा हूं? ये ध्यान रखना है। अब कहीं जैसे ऑनलाइन बच्चे भी पूछ रहे कौन सी बुक लाएं, कौन सी नहीं लाएं PYQ के लिए, तो बात नंबर 1 बेटा, PYQ की कोई भी बुक लाओगे तो PYQ ही होता है। RPC ग्रेड 2 हिंदी व्याकरण में सवाल चाहे वो मेरी किताब में है, वही है जो किसी और की किताब में है। तो आप PYQ का इंतजार नहीं करें, कौन सी लेके आनी, कोई भी लेके आ जाओ, और एक चलती किताब तुम्हारे हाथों में है हर विषय की। मैं पब्लिकेशन बोल नहीं सकता हूं वाया स्टेज के माध्यम से, बाकी आपके पास है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, किताब मेरी खुद की भी आएगी आपके लिए, पूरी ग्रामेटिकल पोर्शन पे 5000 प्रश्नों की व्याख्यात्मक किताब आएगी, लेकिन मैं उसका इंतजार करने का नहीं कह रहा हूं। ये ध्यान रखना। मैं ये ऐसा नहीं ठीक है सर आप कब निकालोगे ना, मेरा टारगेट है लगभग 31-30 मार्च के आसपास राजस्थान दिवस पे निकालने की। तो 30 मार्च तक क्या करें, कोई किताब लाओ और पढ़ लो, उससे 30 मार्च तक मैं निपटारा करवा दूंगा कोर्स का। तो उसके बाद लाऊं ना, उसका इंतजार नहीं करना है। और अगर तुम्हें बाद में भी आने के बाद भी लगे तुम्हें कि ठीक है ये कंटेंट अच्छा मुझे लेनी चाहिए, तो 200-250 रुपए अगर लगे तो उससे तुम्हारे दिवाला नहीं निकलेगा। और ना मैं तुम्हें कहता हूं कि वो लेनी है किताब, तुम तो आज ही जाते ही कोई ना कोई PYQ की किताब खरीदोगे।
मैं टॉपिक जैसे ही पढ़ाता हूं आप उससे सवाल मिलाओ, नहीं सवाल होता है, हल नहीं होता है, समस्या होती है, तो तुम अगले ही दिन क्लास में लेके आ जाओ। देखो इससे तुम्हें बेनिफिट क्या होगा, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक तुम्हारे सिलेबस के सारे क्वेश्चन मिलाए जा चुके होंगे, और जब तुम सिलेबस कवर करके घर जाओगे, जब यहां से फ्री कर दिया जाएगा आपको, उत्कर्ष से आपका कोचिंग कंप्लीट हो जाएगा, तब आपके 2 बार सिलेबस हो चुका होगा। और 4th ग्रेड का जो सिलेबस आपके हाथ में रहता है, इससे तुम्हें एक जानकारी मिली है कि अगर अच्छा सा बढ़िया दमखम लगा के तुम पढ़ लो तो राजस्थान की लगभग टीचर वैकेंसी को छोड़ करके तुम किसी को फाइट कर सकते हो। ग्रेड 4th नाम लिखा हुआ है सिलेबस में, इसने जम के सब कुछ दिया है। तो आज अपन बेसिक चर्चा करेंगे कि हिंदी शब्दों से लेकर के हिंदी का विकास क्रम क्या होता है, शब्द कैसे बनते हैं, उस पर बात करूंगा। दूसरी बात, जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है उस पर कभी मैं बात नहीं करूंगा। जो टॉपिक अपने यहाँ इसमें नहीं लिखा हुआ उस पर अपन समय खराब बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। कई बच्चों का रहता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे तो और जगह भी काम आ जाएगा, और जगह के लिए और बैचेज लगते हैं, वहां पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, हर भर्ती परीक्षा का एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है। अब मैंने तुम्हें संज्ञा पढ़ाया, अब तुम संज्ञा टॉपिक एक एसआई के बैच में जाकर के बच्चे से कॉपी कंपेयर मत करना गलती से भी, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं अरे इनको इतना लिखाया हमें यही लिखाया, तो बेटा वो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है जहां 200 नंबर का पेपर एक पूरा ही हिंदी का होता है, तो उसके और आपके बीच में अंतर मिलेगा। रीट की कॉपी देखोगे तुम तो तुम्हें रीट की कॉपी से यहां पर कंटेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रीट में पेडागोजी आता है। वहां पर मैं 2 पोर्शन पढ़ाता हूं, शिक्षा शास्त्र भी पढ़ाता हूं और व्याकरण भी पढ़ाता हूं। तो वहां शिक्षा शास्त्र से काम करते हैं, तो वहां व्याकरण में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताए जाते हैं। क्योंकि तुम्हारी एक बीमारी होती है, यार ये सर उस बैच में इतना लिखाते हैं, इस बैच में इतना ही क्यों लिखा रहे हैं, तो उस बैच में हिंदी की फीस 27,000 है, ये ध्यान रखना है। तो अपने फीस के अनुसार, बजट के अनुसार उतना ही पढ़ाया जाएगा। खैर मैं बजट की तो मजाक की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। सीक्वेंस टॉपिक्स टेस्ट डाल रखे हैं, उस सीक्वेंस में पढ़ाएं, ताकि हम ना, मैं किसी की सीक्वेंस को फॉलो नहीं करूं, मैं मेरी सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक से बात करूं कि टॉपिक पढ़ा दूं? बेसिक से ही बात करें, चलो। तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे पहले तो भाषा शब्द पे, क्योंकि हिंदी कोई एक विषय नहीं है। हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, विज्ञान एक विषय है, सामाजिक विषय है। लेकिन मजे की बात बताता हूं, गणित भी क्या है? भाषा है। गणित भाषा है, गणित विषय नहीं है, ध्यान रखना है। खैर अपने काम की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलो सबसे पहली बात करता हूं तो सुनिएगा कि भाषा शब्द भाष धातु से बनता है। भाष धातु से बनता है। धातु शब्द कभी सुना हुआ है? 10वीं क्लास में संस्कृत में अपन धातु रूप पढ़ते थे, पट धातु, लिख धातु, हस धातु, पटती पटत पटंती, पटसी पटत पठत, पठामी पठाओ पठाओ। लकार पढ़ते समय, विभक्ति रूप पढ़ते समय, बेसिकली लकार में धातु पढ़ाया जाता है। तो धातु होता क्या है? तो जो क्रिया शब्द अपन पढ़ते हैं ना, उस क्रिया का संस्कृत जो रूप होता है वो धातु कहलाता है। हिंदी में हमने क्रिया बोला है, संस्कृत उसको क्या मानता है? धातु मानता है, ये ध्यान रखिएगा। तो भाषा शब्द भाष धातु से बनता है, और भाष का अर्थ क्या होता है? कहना या व्यक्त करना। कहना या व्यक्त करना, यह तो हो गया इसका शाब्दिक विवेचन। अब आपसे पूछे भाषा कहते किसे हैं, तो सुनिएगा, भाषा वह साधन है, वह साधन है, थोड़ी आवाज को धीरे करना भाई, जिसके द्वारा मानव विचारों का, ज्यादा कर दी भाई, विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। भाषा
वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। अब अच्छे से लेके सुने, तो अगर मेरे मन में कोई बात आ रही है, मैं तुम्हारे तक पहुंचाना चाहता हूं, या तुम्हारे पास कोई बात आ रही है आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, अपन कौन सा साधन काम में लेंगे? भाषा। अगर भाई भाषा नहीं होती ना तो ये कक्षा नहीं होती, भाषा नहीं होती ना पढ़ाई नहीं होती, भाषा नहीं होती तो ये मानव निर्मित सभ्यताएं नहीं होती। ले दे के जो आज आपके जीवन में तकलीफ है ना पढ़ाई नाम की, उसका कारण क्या है? भाषा है। आपने कभी सोशल मीडिया पे एक मीम्स देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा विनोद विशेष के बारे में बना हुआ, हास्य विशेष में, कि आदि मानव की जिंदगी कितनी अच्छी हुआ करती थी। जिंगा लाला ऊ लाला करता था, जंगलों में रहता था। जिंगा लाला ऊ लाला का मतलब है कि उसके पास भाषा जैसा कुछ था ही नहीं। और जैसे ही मनुष्य में भाषा का विकास हुआ, तब मेरे दिमाग पर जो चीज चल रही मैंने आप तक पहुंचाई, आपके दिमाग पर चीज चल रही आपने यहां तक पहुंचाई, यहां तक, और फिर ये सारे मस्तिष्क एक हुए, तब जाकर के कोई शिक्षा जैसी सृजना हुई थी। और भाषा निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी है। ऐसा थोड़ी है कि भाषा एक दिन में विकसित हो गई या एक वर्ष में विकसित हो गई। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में मैक्स मुलर नाम का एक भाषाविद हुआ था। उस मैक्स मुलर ने लिखा कि भाषा के विकास में लाखों वर्ष लगे थे, एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया में, एक शब्द बनने में लाखों वर्ष लगे थे। कभी कोई जनरल नॉलेज में भी पूछ ले आपको कि आदि मानव के पास भाषा थी, बोलना नहीं, उसके पास केवल ध्वनियां हुआ करती थी, केवल आवाज थी। क्योंकि गूंगा भी होता है ना, क्या हो गया, इनको डेमो थोड़ी दिखाना आदि मानव का। भाई ये कंठ विवर जो है, इसमें ध्वनि तो थी लेकिन शाब्दिक उच्चारण नहीं था। इसीलिए अपन बोलते हैं ना कि जिंगा लाला ऊ लाला, तो जिंगा लाला ऊ लाला का तात्पर्य क्या है? केवल ध्वनि निकल रही है। लेकिन ये ध्वनियां जब आपस में मिली और उसके बाद में लाखों वर्ष लगे जहां एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई थी, ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव विचारों का आदान प्रदान करता है। अब मैंने एक शब्द बोला आदि मानव, एक ध्यान रखना, तुम्हारी नोटबुक में लिखा गया शब्द और तुम्हारी कक्षा में डिस्कस किया गया शब्द, उस हर शब्द का तुम्हें अर्थ आना चाहिए। ये हिंदी कक्षा की खासियत रहनी चाहिए कि आप हिंदी की कक्षा में बैठो, शब्द का अर्थ आना चाहिए। यूं नहीं टीप के बैठ गए। अच्छा, आदि मानव किसे कहते हैं? आदि मानव बता, आदि मानव किसे कहते हैं? पता ही नहीं है? हाँ तू बता दे। अरे बैठ, पहले आराम से बता। भाई जंगलों में निवास करते थे, पहले कोई ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी बना हुआ था। पहले तो घर भर जैसा कुछ था ही नहीं, जंगल में रहते थे, जंगली घर था। और कपड़ों की बात कर रहा है कि वृक्षों की छाल से कपड़े बनाए जाते, तो ये जारा वारा के शोरूम तो बाद में खुले थे, ड्रेस वही थी उनके पास में। पता, आदि मानव, हमने बचपन से पढ़ाई, अपनी चौथी क्लास में पाठ हुआ करता था पहिए का आविष्कार। उसमें अगर आप अभी रिकॉल कर पाओ तो उसमें एक आदि मानव के 2-3 तस्वीरें हैं। एक तो पहिया लेके बैठा हुआ है, एक जैसा तुमने कहा एक जारा की ड्रेस पहन के खड़ा है, घास की पत्तियां वत्तियां बांधे हुए, और एक आदि मानव पत्थर के पास बैठे हुए एक तस्वीर है। मेरे चौथी क्लास में पर्यावरण शिक्षा में पाठ हुआ करता था। इस शब्द की परिभाषा बहुत भयानक बनाई गई है। आदि मानव वह मनुष्य जो जंगलों में रहता था, शिक्षा नहीं थी, फलाना नहीं था, ढिमका नहीं था। अरे ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। अच्छा, दक्षिण राजस्थान से कोई बच्चा बैठा है क्या? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाँ, तो उधर से बात करता हूं। तो इनके लिए एक शब्द काम में आता है, क्या? आदिवासी। तो आदिवासी शब्द सुनते ही कई बच्चों को बुरा लग जाता है, आदिवासी कैसे कह दिया? अरे बहुत अच्छा शब्द है भाई। आदि का मतलब होता प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता? प्रारंभ। अगर मैं राजस्थान के हिस्से की बात करता हूं ना, तो राजस्थान में जो बहुत प्राचीन या पुराने या प्रारंभिक समय से कोई बसा हुआ आदमी है ना, वो है आदिवासी। दक्षिण राजस्थान की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां नदी घाटी क्षेत्र है, तो सीधी सी बात है, पानी बहता, लोग वहीं रहते थे भाई। उनको कोई जॉब थोड़ी करने जाना, ऑफिस थोड़ी जाना होता था, तो वहां लोग वहीं विकसित हुई सभ्यताएं। तो आदि का मतलब होता है मित्रों प्रारंभ, यानी शुरुआत। और इस सृष्टि पर जो शुरू के मनुष्य रहे, जहां सृष्टि का सृजन हुआ, उस समय के मनुष्य रहे, याद रखिएगा, उस मानव को क्या कहा जाता है? आदि मानव।
अब बात यहां खत्म नहीं होती है, बात खत्म होती है कि मानव कहते किसे, या अपने को मानव क्यों कहते हैं। बता, मानव है तू, क्यों कहते हैं फिर तेरे को मानव, बता। यार तुम जिंदगी के 40 साल खराब कर लिए, ये नहीं पता मानव क्यों कहते हैं। गुड़िया बता। किसने कहा नहीं करते, कहीं तो बैठे हुए जानवर। मानव क्यों कहते हैं अपने को, बता छोटू। 12वीं पास है तू, डेट ऑफ बर्थ क्या तेरी, 2000, तो इतनी जल्दी कहां थी, कहां फंसा तू आकर के। मैं ऐसे बुजुर्गों के बीच बैठा है, अच्छा लग रहा है तुझे। कहां से प्रॉपर, नागौर से। मन लग रहा है जोधपुर में, ठीक है। बता मानव क्यों कहते हैं तेरे को, और समझने की क्षमता होती तो मानव कहते हैं। और कोई ऐसे विद्वान, अच्छा किसी ने जिंदगी में ऐसे विचार किया कि हमें मानव क्यों कहते हैं। ऐसी चीजों पे अपन चर्चा ही नहीं करते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं इसलिए कहते हैं। सुनो, मानव जो है उसकी बात करूं तो सबसे पहले मैं आदि देव की बात करता हूं, तो किसकी सृजना है, शिव की। और शिव के बारे में बात करें तो शिव अजन्मा है। अजन्म का मतलब है शिव ने कभी जन्म नहीं लिया है। शिव जो है वो सृष्टि से पहले लेके बताए जाते हैं। और शिव ने इस धरती पर जो सबसे पहले मानव की सृजना की थी उसका नाम क्या था, मनु था। क्या था, मनु। मनु की पत्नी का नाम क्या था, श्रद्धा। और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई थी उसका नाम क्या रखा गया था, मानव। नाम रखा गया का मतलब कारण यह है कि मनु का जो बेटा है वो मानव कहलाया। यानी कि मनु शब्द में आ प्रत्यय जोड़ता हूं तो शब्द क्या बनता है, मानव बनता है। और इसी परंपरा में हम पैदा हुए थे, इसलिए हमें क्या कहा जाता, मानव कहा जाता है। हम मनु की संतान हैं। अब तुम घर जाके ये नहीं सोचोगे कि मनु कहां से आया था। तो ये शिव की सृजना बताई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की एक रचना आती है कामायनी, उसमें बताया जाता है इसको। तो अपन कभी पूछे कोई कि हम मानव क्यों कहलाते हैं, तो मानव के पीछे कारण इतना सा है कि हम किसकी संतान है, मनु की संतान है। यानी आपके दादा परदादा ऐसे लड़तड़ करते 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 आखिर में जाओगे तो सबसे अंत में कौन आता है, मनु। कौन आता है, मनु आता है, ध्यान रखिएगा। तो अब आगे बात करूं तो आपसे एक छोटा सा सवाल, भाषा के रूप, भाषा के रूप। रूप मन होता है कि आपके मन में कोई बात चल रही है और उसे तुम व्यक्ति अगले व्यक्ति तक संप्रेषित करना चाहते हो, तो बताओ कितने तरीके से पहुंचा सकते हो, 1 2 4। ये 4 आवाज कहां से आई थी, मैंने सुनाया आपने बोला 4, कौन कौन से बता तो, क्या होता है ये। अरे बेटा ये भाषा के कौशल, रिट्वीट की तैयारी की तूने क्या, तो कहां से ऐसे रट के आया सुपोबली। ये भाषा के कौशल है, सुनना बोलना लिखना और पढ़ना, ये क्या है, भाषा के कौशल है। और ये पेडागोजी में पढ़ाया जाता है, ये याद रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे मन में कोई बात आ रही है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपके मन में कोई बात आ रही है, मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, आपके पास कितने तरीके हैं। अब आवाज कितनी आ रही है अपनी कक्षा में, 2। एक आ रही है, 2 तरीके, एक आ रही है, 3 तरीके। चलो पहले बात करूं उससे पहले सुनिएगा, हम दोनों पे चर्चा करेंगे। एक आप कह रहे हो कि सर एक तो तरीका होता है मौखिक और दूसरा तरीका होता है लिखित, लेकिन एक आवाज कहती है कि सर एक तरीका और होता है और उसे क्या कहते हैं अपना, सांकेतिक। यानी मैं इशारों इशारों में भी मेरी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। अब एक छोटा सा सवाल है तुमसे, फिर अपन इस पे लौटते हैं और आपकी जिंदगी भर का ये नासूर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किताबों में भी इसको भांति भांति से दिया हुआ है। कई जगह तो कितने लिखे हुए, कई जगह कितने लिखे हुए, 3। एक ध्यान रखना, हिंदी में गलत जैसा कुछ नहीं होता, हिंदी में किताबों में मतभेद है, कोई कुछ मान रहा कोई कुछ मान रहा, कहीं ना कहीं आधार बदले हुए। अब मुझे यह बताओ, क्या प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है कि नहीं होता है।
हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, तमिल का, तेलुगु का, कन्नड़ का, फ्रेंच का, स्पेनिश का, सबका अपना ग्रामेटिकल पोर्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। क्योंकि भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र तो होगा ही होगा। भाषा के शास्त्र की, यानी एक ऐसा शास्त्र जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की जानकारी देता है, वह शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब इस बात से सहमत हो कि व्याकरण होता है, ठीक है। दूसरी बात करता हूं, क्या प्रत्येक भाषा का अपना स्वतंत्र विज्ञान होता है कि नहीं होता है? अब इस पे तुम हां और ना नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है भाषा का विज्ञान क्या होता है। भाषा का विज्ञान होने का तात्पर्य है कि प्रत्येक भाषा की संरचनाएं अलग अलग होती है। भाई हिंदी अलग तरीके से लिखी जाती है, तमिल की लिपि अलग है, पंजाबी की लिपि अलग है, उर्दू की लिपि अलग है। अब उर्दू तो लिखी भी उल्टी जाती है, दाएं से बाएं चलेगी। कभी उर्दू लिखी हुई देखी हो तो उर्दू का टीचर ऐसे पढ़ाता है, ये ध्यान रखिएगा, यूं चलेगा। अपन वहां से चलते हैं, उर्दू में जब नोटबुक में आंसर लिखेगा तो इधर से शुरू करेगा, उल्टे क्रम से। देवनागरी के बिल्कुल विपरीत लिखी जाती है। इसका मतलब तुम ये मानते हो कि प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है और प्रत्येक भाषा का अपना स्वतंत्र क्या होता है? विज्ञान होता है। अब अगर बात करें, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, सुनिएगा, सॉरी बोल रहा हूं, सुनिएगा, और आपको यह तय करना है कि ये व्याकरण के आधार पर वाक्य सही है या गलत है। राम दिन भर खेलती रहती है, वाक्य शुद्ध बोला अशुद्ध बोला? कैसे पता चला? खेलती रहती नहीं आएगा, खेलता। कौन से पक्ष की बात कर रहा हूं? मौखिक पक्ष की। इसका मतलब आप ये मानते हो, इसका मतलब आप ये मानते हो कि मौखिक पक्ष पर व्याकरण लागू होता है। चलो, मैंने लिखा राधा रो रहा है, बताओ वाक्य सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि रो रहा नहीं आएगा, रो रही है। कौन से रूप की बात की? लिखित की। इसका मतलब आप इस बात से वेरीफाई करते हो कि लिखित और मौखिक जैसी भाषा तो व्याकरण में काम आती है। अब मैंने इसको इशारा किया, इसका मतलब क्या हुआ? 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 ये जो मैंने संकेत किए, ये जो मैंने इशारे किए, ये इशारे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध है? अच्छा, शुद्ध है। अब आराम से स्वतंत्र हो वैचारिक रूप से, भाई आंसर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। तो बताओ अशुद्ध इशारे कैसे होते फिर? बताओ, बताओ ना कि ये शुद्ध इशारा शुद्ध है। मैं बोलूंगा नहीं ना, मुझे सर केवल इशारों में समझाना, मैं बोलूंगा तो मौखिक भाषा काम आ जाएगी। अब मैं आपको ऐसे कहूंगा तो आप भांग खा के तो आए नहीं होगे, बैठ जाओगे, खड़े हो गए, ऑफिशियल बात है। सुबह सुबह तो पी के नहीं आते होंगे ना। हाँ भाई, मैंने आपको ये कहा था, इसका मतलब आप क्या समझोगे? खड़ा होना ही समझा ना। इसका मतलब क्या हुआ? बैठ जाओ। तो ये तो अशुद्ध हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोल के इशारा कर रहा हूं तो मौखिक भाषा काम कर रही है मेरी। तो अशुद्ध इशारे कैसे होते बताओ? होते हैं क्या? होते ही नहीं है। अच्छा, इशारे शुद्ध ही होते हैं? सोच लो एक बार, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, बता। अरे जो तू सोच रहा है वो अशुद्ध नहीं, अश्लील है। वो अशुद्ध इशारे नहीं होते हैं। जो तेरे दिमाग सुबह सुबह चल रहे हैं ना, उन्हें अशुद्ध नहीं कहते, उन्हें क्या कहते हैं? अश्लील कहते हैं। आज तक 12 साल आपने पढ़ाई की है लगभग, है ना? 12वीं पास तुम सभी हो, कम से कम मान रहा हूं। 12 साल में कभी किताब में हिंदी में कभी ऐसा पढ़ा कि ये सांकेतिक भाषा के ये सिंबल्स हैं? ऐसा कभी पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया ना भाई, सीधी सी बात है। तो सांकेतिक जैसी कोई भाषा होती नहीं है। अब अगला सवाल समाप्त नहीं हुआ यहाँ, ये मैंने बता दिया नहीं होती है। मैं थोप नहीं रहा हूं तुम्हारे ऊपर, मैं एग्जाम्पल बता के तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम समझो, बाकी मैं 2 लिखा के निकल लेता तो जिसके दिमाग में सांकेतिक चल रही हो तो सोचता रहता ना, ये सांकेतिक होती तो है। पुलिस वाला कह रहा रुक जा, पुलिस वाला कह रहा आजा, बैठना उठना, ये सारी चीजें हो रही थी, भाषा क्यों नहीं है? तो मैं उस क्यों का जवाब दे रहा हूं तुम्हें। बाकी मैं लिखाने को तो सीधा लिखा के निकल लेता, 2 होता है। अब मैंने अभी बता दिया ना, व्याकरण नहीं लगेगा, भाषा का विज्ञान काम नहीं करता है, तब भी दिमाग में किसी ना किसी आत्मा के तो चल रहा है, नहीं यार सांकेतिक होता तो है, होता कैसे नहीं है? अब सुनो,
अगर मैं भाषा की बात करता हूं ना, तो प्रत्येक युग में भाषा के दो रूप चलते हैं। अब आप कहोगे दो रूप कौन से? एक होती है मानक भाषा, किताबों में लिखी जाने वाली, जिसमें मैं तुम्हें नोट बनवाऊंगा, ये नोट्स, वो है मानक भाषा, शुद्ध भाषा। और एक होती है व्यवहारिक भाषा। व्यवहारिक भाषा में क्या होता है, हम जितनी सहज भाषा होती है, जितनी सरल भाषा होती है, उसका प्रयोग करते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं हिंदी भाषा के अंदर, तो 100% शुद्ध शब्दों का प्रयोग करूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि प्रस्तुतिकरण जो होता है ना, प्रेजेंटेशन, पाठ को प्रेजेंट करने का तरीका, उसका एक नियम होता है कि जब पाठ प्रस्तुत किया जाता है तो भाषा हमेशा सुग्राह्य होनी चाहिए। सुग्राह्य मन अच्छे से तुम ग्रहण कर सको, उसमें कोई ये बात मैटर नहीं करती है कि तुम मानक भाषा का प्रयोग करो, तुम बिल्कुल शुद्ध व्याकरणिक रूप से लेके बोलो, नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो चीजें तुम्हें सरलता से समझ में आनी चाहिए। मैं जो चीजें बोल रहा हूं वो उसी भाषा में हो, लेकिन मानक रूप से इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला कोई गारंटी नहीं है, तो गारंटी शब्द हिंदी का है ही नहीं, गारंटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो मैंने गारंटी शब्द क्यों काम में लिया? क्योंकि गारंटी शब्द सुनने में सुग्राह्य, हम आम चाल की भाषा में काम में लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भी भाषा का प्रस्तुतिकरण होता है। इसका मतलब सांकेतिक जो है वो एक व्यवहारिक भाषा का प्रयोग है, ये ध्यान रखिए। केवल व्यवहार विशेष में काम ले सकते हैं, तुम लिखने में या बोलने में इस रूप को काम में नहीं ले सकते। यानी इस पे ना तो व्याकरण लागू होता है और ना ही क्या लागू होता है, भाषा का विज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं भाषा विकास की परंपरा की। भाषा विकास की बात करता हूं तो देखिएगा, सबसे पहले बात करूं तो सुने, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसमें भी तुम्हें भांति भांति के उत्तर मिलते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर मैंने तो फला फला किताब में क्या पढ़ा था? वर्ण पढ़ा था। मुझे इतना सा बता दे, अपन जब जन्म लेते हैं तो एक बच्चा जो होता है उसमें पहले ध्वनि आती है कि पहले वर्ण आ जाते हैं? भाई छोटा बच्चा है जो बोल नहीं पा रहा, उसमें स्वर यंत्रों का विकास ही नहीं हुआ है, तो केवल वो चिल्लाता है, इसका मतलब वो साउंड दे रहा है, ध्वनि दे रहा है। और ध्वनि जब आपस में आरेखित होकर के मिलती है तभी तो शब्द बनता है। भाई ल ये आवाज है, क ये ध्वनि है, म ये ध्वनि है, और क और म मिला तो क्या बना? कम। तो दो ध्वनियां मिलके ही तो फिर शब्द का निर्माण कर रही है। तो सबसे पहले क्या आती है? याद रखिएगा, जो ध्वनि आती है। अब भाई इतना तुम भी समझदार हो, तुमने पहले बोलना सीखा कि तुमने लिखना सीखा? बोलना सीखा। जो स्कूल नहीं है उसको लिखना नहीं आता है। भाई मेरी माताजी निरक्षर है, आप में से भी कई बच्चों की मम्मी निरक्षर होगी, तो ऐसा थोड़ी कि वो नहीं पढ़ी तो उसको बोलना नहीं आता है। बोलना तो आता है। आता क्या है? जम के आता है? पापा से पूछो जाके कि मां बोलती है कि नहीं बोलती है, बता देंगे। लेकिन लिखना नहीं आता उसको, तो इसका मतलब तो अपन ये कहेंगे उसमें भाषा की इकाई कोई आई ही नहीं क्या? तो भाषा का विकास होता है मित्रों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, वो होती है ध्वनि। लेखन तो बहुत बाद में आया था, ध्यान रखिएगा। अगला लिखता हूं कि भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई? लिखित इकाई। यानी जब मनुष्य को लिपि का ज्ञान हुआ तब क्या लेके आए? वो वर्ण लेके आए। उसके बाद में अगला कथन लिखता हूं, भाषा की सबसे छोटी बोलो कौन सी इकाई? सार्थक इकाई। यानी एक ऐसी इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। और उसको क्या कहते हैं अपन? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला लिखता हूं, भाषा की पूर्ण इकाई। भाषा की कैसी इकाई? पूर्ण इकाई। और शब्दों से आप क्या बनाते हो मित्रों? वाक्य बनाते हो। अब अगर मैं तुमसे यह सवाल पूछूं कि अपने अंदर यहां पर भाषा का विकास कहां पर होता है, तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताना है कि एक मनुष्य में भाषा का विकास कहां होता है? वाक्य में।
वर्ण में नहीं होगा, ध्वनि में नहीं होगा, शब्द में नहीं होगा, वाक्य में होगा। अब आपके दिमाग में चलेगा सर कैसे? भाषा का मतलब क्या है? मेरे मन की बात आप तक पहुंचाना। तो मैं एक शब्द बोलता हूं केवल, सीता। अब आप बता सकते हो मेरे मन में क्या विचार चल रहा है? राम। बता सकते हो क्या विचार चल रहा है? नहीं। इसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा? वाक्य पूरा बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सीधा सा याद रखना, भाषा की पूर्ण इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है, ये याद रखिएगा। अब आपको भाषा का पूरा संश्लेषित रूप है वो मैं आपको यहां लिखाई देता हूं कि भाषा किस प्रकार क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। तो सबसे पहले मौखिक रूप से कौन आया? ध्वनि। ध्वनि के बाद कौन आया? वर्ण के बाद कौन आया? शब्द के बाद कौन आया? तो भाषा यहां तो पूर्ण नहीं हुई थी। वाक्य के बाद क्या आएगा? अरे वाक्य के बाद आता है, बोलो क्या? अनुच्छेद के बाद बोलो क्या? लेख। और लेख के बाद क्या? भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? निबंध। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कहां तक आके रुक जाता है? वाक्य तक। क्योंकि तुम कोई टीचिंग बैच के स्टूडेंट नहीं हो। अगर ग्रेड सेकंड सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते तो तुम्हें यहां तक भी सीखना पड़ता। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, अपने पास में उच्चारण को छोड़ो, यहां से बात करें। अपने पास में मान लेते हैं 500 वर्ण थे। 500 वर्ण से हमने कितने शब्द बनाए? 300 शब्द बना लिए। 300 शब्दों से हमने 100 क्या बना लिए? वाक्य। 100 वाक्यों से हमने क्या किया? 3 अनुच्छेद बना लिए। अनुच्छेद जानते हो? गद्यांश, टुकड़े, है ना, गद्य पद्य, है ना। उससे हमने क्या बनाया? लेख। और लेख से क्या बनता है? निबंध। लेख और निबंध दो अलग अलग बातें हैं, ये याद रखिएगा। लेख और निबंध दो अलग अलग बातें हैं। लेख का मतलब होता है एक लिपिबद्ध ऐसी रचना जिसमें तुमने लिखा हो, उसका कोई नियम नहीं। जैसे तुम गाय पे लेख लिख रहे हो, छोटी कक्षाओं में पता लेख लिखाया जाता था और बड़ी कक्षाओं में निबंध लिखाया जाता था। गाय पे लेख लिख रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है, कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है। अब गाय का लेख तुम कहोगे तो मैं क्लास में किसी टॉपिक पर कभी चलते चलते तुम्हें लेख लिखवा दूंगा कि चलो आज इस पे 5 मिनट तुम लिखने बैठ जाओ। तुम किसी की एक दूसरे की नोटबुक मत देखना, लगभग तुम्हारे वाक्य बहुत कॉमन रहेंगे। जैसे गाय पर लिखा दिया मैंने, तो गाय पर तुम कोई अलग से तो कुछ ही नहीं लिख सकते। जो गाय मेरे घर में वो गाय आपके घर में, तो अपन बेसिक बातें लिखेंगे, पर अपना क्रम अलग अलग रहेगा सबका। क्यों? याद रखने की उत्पत्ति अलग अलग है। अब किसी को सींग पहले याद आ रहे हैं, किसी को पूंछ याद आ रही है, किसी को याद आया गाय गोबर देती है। जैसे बालिकाएं हैं घर पे तेपड़ियां वेपड़ियां बनाती है, तो इनको गोबर ही याद आएगा कि माता पड़ी उसी से करते हैं। किसी के सींग मारा हो तो सींग याद आएगा, किसी को लग रहा है गाय हमारी माता है, तो हर बालक वाक्य इससे शुरू थोड़ी करेगा कि गाय हमारी, नहीं करेगा। लेकिन लिखोगे क्या? जो गाय में चीजें कॉमन है, वो जो मैं जानता हूं वो तुम जानते हो। अब वापस सेंटेंस मिला लेना, मैं तुम्हें 10 सेंटेंस लिखवा दूंगा और 10 में से मैं तुम्हें स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, 8 वाक्य सबके कॉमन होंगे। अब आप सोच रहे हो कॉमन कैसे होंगे? अरे कैसे क्या? तुम लिखोगे क्या? 4 टांगे तुम्हारे घर में गाय के 4 हैं, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। गाय दूध यहां भी देती, यहां भी देती, यहां भी देती है, पर हमारा सबका क्रम क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इस निबंध से ये अलग एक ऐसी रचना है लेख, जिसमें यह जानकारी नहीं रखनी पड़ती कि हमें पहले क्या लिखना है। लेकिन पता, निबंध जो होता है ना, उसका कलेवर फिक्स होता है। किसकी बात कर रहा हूं? निबंध के कलेवर की। कलेवर जानते हो ना? निबंध का डायग्राम, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कलेवर। ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा पहली बार सुन रहे हो, सुनने में अटपटा लग रहा होगा। कलेवर के 3 भाग होते हैं मुख्यतः। पहला होता पूर्व भाग जिसे कहते हैं प्रस्तावना, दूसरा होता विषय वस्तु भाग जिसे कहते हैं मध्य भाग, और तीसरा होता अंतिम यानी उपसार। तो तुम कभी निबंध लिखोगे ना, निबंध शब्द की रचना देखो, नी धन बंध। नी का मतलब होता नियम, बंध मन बंधी हुई, नियम में बंधी हुई रचना, वो निबंध कहलाती है। उसमें तुम्हें प्रस्तावना पहले लिखनी पड़ेगी, मतलब लिखनी ही पड़ेगी। और उपसंहार लास्ट में नहीं लिखोगे तो भी नंबर कटेंगे, क्योंकि उपसार का मतलब ही निचोड़ होता, तो वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये भाषा का विवरण होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इसके बारे में हमने सीखा। अब मैं आपको जो विषय पढ़ाने वाला हूं, यानी भाषागत विषय पढ़ाने वाला हूं, वो है हिंदी। और अब अपन बात करेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति की। देखो 2 दिन जो क्लास चलेगी वो केवल बेसिक पे चलेगी। मारवाड़ी आदमी क्या करता है? घर जाके नोटबुक देखता है, आज कितना लिखाया, ये ले 1 पन्ना ही लिखाया आज,
तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गाड़ी रफ्तार पकड़ने में टाइम लेती है, ये अच्छे से याद रखिएगा। क्योंकि देखो अभी अपन आगे शब्दों का चार्ट बनाएंगे, वो डिस्कस करेंगे, उस पे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें मैं आपको शब्द रचना की जानकारी सिखाऊंगा। तो एक दो दिन लिखने जैसी स्थितियां कम रहेगी, फिर धीरे धीरे अपने आप ही चीजें बढ़ेगी और अपन लिखना शुरू कर देंगे, याद रखिएगा। चलो सबसे पहली बात बताता हूं आपको, अपने विदेशी शब्द कोर्स में है या नहीं है? है? अच्छे से सोच लेना। विदेशी है क्या? अरे सिलेबस नहीं देखना है, मैंने अभी पढ़ा है ना, है। अब सुनो, आपको एक छोटा सा काम बता रहा हूं, देखो करो, इसमें कक्षा में कुछ भी बोलो ना उसको सीरियस नहीं लेना है। सर ने बोला करना ही करना, अगर इतना ही करना होता तो तुम माँ बाप ने जो कह के भेजा वो सारा नहीं कर रहे हो ना, तो हमारी बात भी कोई सारी मानो उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूं ना, पढ़ने की इच्छा हो तो ही पढ़े, शरीर को कष्ट देके कोई काम नहीं करना है। क्योंकि ले दे के तुम पढ़ाई भी क्यों कर रहे हो कि जॉब लगेगी तो शरीर को क्या मिलेगा? आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, बस। तो जब अगर अभी सुकून है तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस शरीर को कष्ट देके क्या कर लोगे पढ़ाई का भाई? कोई मतलब वाली बात नहीं है, सो जाओ सब। देखो पहले टॉपिक क्यों लिखा हूं, सिलेबस तो तुम्हारे ऐप में डाला हुआ है, तुम्हारे भी पढ़ा है ऐप में सिलेबस। तुम ऑनलाइन वालों एक ऐसे काम करो, एक मजदूर रख लो, ताकि तुम्हारे ऐप में क्या क्या अपडेट होता है वो देख ले। 200-400 रुपए दाढ़ी के लेगा वो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अच्छे से लेकर के सुनना बात को। देखो पढ़ना नहीं पढ़ना ये फालतू की बातें होती है। कोई कहता है ना, कई बार बच्चे कहते हैं, मैं सुनता हूं कई बार टीचर्स को बोलते हैं, सर शायरी सुना दो, मोटिवेट कर दो। अरे गोगनो, शायरी से मोटिवेट होता तो शायर कलेक्टर नहीं बन जाता, वो शायरी क्यों कर रहा है? खुद तो कलेक्टर नहीं बना। और तुम्हें मोटिवेट सच बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है सिवाय तुम्हारे। तुम्हें अगर कोई दुत्कार सकता है, तुम्हें कोई मतलब बढ़िया से तुम्हारी रेल बढ़ा सकता है ना, वो तुम खुद हो। और तुम्हें पढ़ने के लिए भी मोटिवेट कर सकता है ना, वो तुम खुद हो। थॉर्नडाइक नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ था, उसने एक सिद्धांत दिया था तत्परता का। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी उसने कहा कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, तुम पानी नहीं पिला सकते उसे जबरदस्ती। स्टाम्प पे लिख लो, उसने कहा। तो तुम तालाब तक आए हो, तुम्हें घर वाले यहां तक लाए हैं, तुम्हें कोई मास्टर नहीं पढ़ा सकता अगर तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो पढ़ना तुम्हें ही है। तो अगर तुम्हारी इच्छा हो, हाँ, तो अच्छे से लेकर के सुनना। आपका जो कॉपी का फ्रंट पेज है उस पे आपका सिलेबस पेन से लिखा होना चाहिए। बार बार कभी भी आपको कोई टीचर कहता है कि ये टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं है, अब तुम बैग में हाथ डाल रहे हो। कई बच्चे सिलेबस वाले पेज पे पोए खा चुके हैं, गायब है उनका वो पेज। तो अपने सिलेबस फ्रंट पे होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप 4 लड़कों के बीच में, 4 दोस्तों के बीच में बैठे हो ना, वहां कभी सिलेबस पर डिस्कस होता, अपने को सिलेबस याद ही नहीं है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है। सिलेबस याद होता ना, ये भी भरोसा देता कि यार मुझे जानकारी तो है कि मेरे कौन कौन से टॉपिक कोर्स में है और कौन से नहीं है। अब मैंने बोला विदेशी शब्द है, कुछ आवाजें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आई है, सर विदेशज लिखा हुआ है, और कुछ ने बैग को टटोलने का प्रयास किया कि जब तक ये आदमी बोल रहा तब तक देख लूं एक बार। अरे देखना क्या, सिलेबस पता होना चाहिए अपने को, ये ध्यान रखना है। तो आप उस पे फ्रंट पेज पे लिख लेना कि ये सिलेबस में टॉपिक अपने है और बाकी चीजें नहीं है। तो अब विदेशी शब्द की बात क्यों की, क्योंकि मैं यहां से जब शुरुआत करता हूं तो सुनिएगा। सबसे पहली बात, हिंदी शब्द किस भाषा का है? यह खुद ही फारसी भाषा का है, यह ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कभी आ जाए तो हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। आपको विदेशी शब्दों में फारसी भाषा में सबसे अंत में एक लाइन लिखाऊंगा कि शहर में शहनाई बजी, सरकार ने सब्जी के भाव बढ़ा दिए। शहर में शहनाई बजी, सरकार ने सब्जी के भाव बढ़ा दिए। तो एक बेवकूफ शायर ने हिंदी में शायरी लिखी। तो ये जो शब्द बोले ना मैंने, शहर में शहनाई बजी, शहर, शहनाई, सरकार, सब्जी, भाव, एक बेवकूफ शायर, शायरी, हिंदी,
ये जो शब्द बोले, एक तो खैर विशेषण है, ये तो मैंने जोड़ने के लिए लिखा है। ये सारे शब्द जो बोले मैंने, ये किस भाषा के शब्द हैं? फारसी के हैं, ये ध्यान रखिएगा। शहर, शहनाई, बेवकूफ वगैरह, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हिंदी शब्द आया कैसे, तो आपको सिखाता हूं। एक शब्द हुआ करता था, जिसकी बात करता हूं, वो था सिंधु। क्या था? या शब्द कहते हैं, वो शब्द क्या था? सिंध। ये ध्यान रखिएगा। और ये तुमने बचपन में कहानी पढ़ी है, स्कूल टाइम से बताया जाता है कि सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना। लेकिन मैं इसको थोड़ा प्रामाणिक रूप से लेके आपको सिखाता हूं ऐसा क्यों हुआ था। अब ये शब्द आया कहां से? जो सिंधु नदी घाटी योजना थी, या जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता जब विकसित हुई थी, मैं उसी से जोड़ता हूं इसको। एक नदी बहती थी जो अपने उत्तर से लेकर के चलती थी, उत्तर मतलब ऊपर वाले हिस्से से लेकर के चलती थी, वो थी सिंधु नदी। और मैंने अभी बात की आदिवासी शब्द से लेकर के। लोग पहले कहां बसते थे? नदी के किनारे, जहां पानी होता था, खेती हो जाती थी। तो वहां के लोग जो रहते थे, वो उस नदी के आसपास रहते थे, तो जाहिर सी बात है उनकी कोई ना कोई भाषा रही होगी, और उस भाषा का नाम क्या पड़ा था? सिंधु या सिंध। फिर ये सिंध से सिंधु या हिंदू कहां से आया, हिंदी कहां से आया? तो यहां पर फारस के लोग आए थे। कहां के? फारस, पर्शिया, वर्तमान ईरान, जहां से बाबर आया था भारत में। अगर तुम बाबर के बारे में पढ़ोगे तो बाबर फरगना या परगना, ऐसा कोई नाम था, फरगना था शायद मेरे हिसाब से, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं, तो वहां का शासक था। और वो पर्शिया में पड़ता है, जिसको फारस देश कहते हैं। और वर्तमान में अपन इसको किस नाम से जानते हैं? ईरान के नाम से। वहां से लोग आए थे, और वहां से जब लोग आए तो उन लोगों का जो उच्चारण है ना, वो बहुत स्मूथ है। स्मूथ जानते हो, बड़ा कोमल, बड़ा सॉफ्ट सा है। वो सा नहीं बोलते हैं। आप एक बार उच्चारण करके देखिएगा, स, फिर बोलिएगा ह। एक बार सभी उच्चारित करें, स। अब बोलो ह, आराम से। कौन सा है? ह में क्या करना? मुंह तो फाड़ना है। ह, गूंगा भी बोल सकता है, लेकिन स जोर आता है। और उसके बाद में ध और द, तो सरल कौन सा है? द। तो इन लोगों ने क्या किया? इसका उच्चारण बदल दिया, और उच्चारण बदल करके जो शब्द बाहर निकल के आया, वो क्या निकल के आया था? हिंद। अपने गांव में आज भी सड़क नहीं है, अपने गांव में आज भी क्या है? हड़क है। आज भी गांव में किसी की सगाई नहीं होती है, क्या होती है? आज भी अपने गांव में सुनार नहीं है, क्या है? होनार है। ये मारवाड़ी टंग नहीं है, ये फारसी भाषा का प्रभाव है, जो अपन शाह को हा बोलते हैं। आज भी अपने गांव में पुराने समय में, आपके दादाजी के टाइम में बनी हुई जो एक भवन की बात करता हूं, उसको साल नहीं बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं? हाड़ बोलते हैं। ये श का ह कन्वर्जेशन जो हुआ है ना, ये फारसी का प्रभाव है। अपने को लगता है अपन मारवाड़ी टंग में बोलते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, ये फारसी प्रभाव है। जहां हम शब्दों पर बलागात यानी जोर नहीं दे करके स्मूथ उच्चारण की तरफ चले गए, और उस कारण से हम ये शब्द लेके आते हैं। और इसमें बात करता हूं तो सर्वप्रथम एक प्रत्यय जोड़ा गया था हिंदी में, ईक प्रत्यय, और शब्द क्या बना था? हिंदीक। और हिंदीक में प्रत्यय जोड़ा गया ई, और तब किस शब्द का निर्माण होता है? हिंदी का। ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी कोई पूछ ले सामान्य ज्ञान में, तो हिंदी के लिए पहली बार हिंदी या हिंदीक जैसा शब्द जो लिखा गया था, इसका मतलब था हिंद क्षेत्र का। और ये जो लिखा गया था, ये लिखा गया था यजदी नामा में। एक रचना थी, और जिसका राइटर था, उसका नाम था सरफुद्दीन। एक राइटर था जिसका नाम था सरफुद्दीन, और ये यजदी नामा नाम की रचना है, जिसमें पहली बार हिंदी जैसा कोई शब्द लिखा हुआ मिलता अपने को, यानी आदि की बात कर रहा हूं, जाने हिंदी। और ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात होती है। तो एक बार उतारो, फिर मैं शब्दों की ओर ले जाता हूं आपको, और वहां से एक बढ़िया सा चार्ट बना के सीखेंगे।
फर्स्ट पेपर। बात नहीं, लिखो भाई। अरे महेंद्र, ये चलाना तो स्क्रीन इधर वाले फर्स्ट। लिख लिया। बड़े आगे या कोई लिख रहा है? हाँ लिखो, हाँ लिखो लिखो लिखो। बड़े
हो गया? चल रही हो टीवी? बढ़े आगे। अब अपन शुरू करते हैं शब्द की श्रृंखला को। चलो, सबसे पहले अपन बात करेंगे शब्द पर। तो सबसे पहला सवाल आपसे छोटा सा कि शब्द कहते किसे हैं? किसे कहोगे शब्द? वर्णों का, अरे बोलो जो भी दिमाग में आ रहा है, वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यानी कि सार्थक से तात्पर्य है कि वर्ण का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई ना कोई क्या निकले, अर्थ निकलना चाहिए। अब यहां से शुरू होती है बात, सिलेबस की भी बात कर सकते हो, यहां से पाठ्यक्रम शुरू है। हम यहां से एक इसकी भूमिका बनाएंगे और फिर अपन टॉपिक शुरू कर देंगे। अब सवाल आता है सबसे पहला कि शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आप हिंदी व्याकरण जब पढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कोई सवाल पूछ ले कि बेटा बता दे शब्द भेद कितने होते हैं, तो आपको बताना है शब्द के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बताओ? शब्द के 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं? मैंने नहीं कहा 2 प्रकार होते हैं, आपने कहा है। हाँ बताओ तो फटाक से। होती ही नहीं है। विकारी, अविकारी, ठीक है। और कोई किसी के दिमाग में और कोई शब्द आ रहा है? अच्छा, 12वीं में हिंदी साहित्य किस किस के था? हाथ खड़े करो तो। ऐसे डरना नहीं है, साहित्य तुमने जानबूझ के लिया नहीं, स्कूल वालों ने जबरदस्ती दिया है। वो तो नाम का होता है वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक अपने को पकड़ा दिए 3 सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। हालांकि साहित्य का कोई लेना देना नहीं है, पर साहित्य से यह तात्पर्य है कि कोई अच्छा टीचर मिला हो हिंदी का जिसने कभी पढ़ाया हो तो सुनिएगा। शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, याद रखिए। हाँ, अब 4 भेदों की बात करूं तो कौन कौन से 4 भेद? तो सबसे पहला सुने मित्रों, उसको कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। यानी हमारे शब्दकोश में जो शब्द काम में लिए जा रहे हैं, उन शब्दों का जन्म कहां से हुआ, वो शब्द कहां से आया, इस बात की जानकारी देते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की श्रेणी में आता है। दूसरा आता है मित्रों व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति को कहते हैं, बोलो क्या? रचना। तो दूसरा भेद आता है रचना के आधार पर। और तीसरा आता है अर्थ के आधार पर। अब कई बच्चे सोच रहे हैं ये तो शब्द पढ़े ही नहीं। अरे ये नहीं पढ़े, लेकिन इसमें जो लिखाऊंगा सब कुछ पढ़ा हुआ है आपके, अर्थ के आधार पर। और चौथा आता है मित्रों रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर। यह ध्यान रखिएगा। ये शब्द भेद नाम पढ़े हुए कभी? कभी नहीं पढ़े। 9वीं से 12वीं वाली किताब पढ़ लेते ना ढंग से, ग्रामर वाली, तो उसमें भी नाम लिखे हुए हैं, पर दुर्भाग्य से वो हमने पढ़ी नहीं है, याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर बात करता हूं तो मित्रों सबसे पहले आता है कौन? और कौन आता है? तद्भव। उसके बाद में देशज, उसके बाद में विदेशज। ये शब्द के भेद 4 ही होते हैं। इसमें 2 गौण भेद और होते हैं जो सब इंस्पेक्टर में आता है। एक तो अर्ध तत्सम, ये याद रखिएगा,
और एक आता है संकर शब्द। ये मूल वेदों की श्रेणी में नहीं है, ये केवल और केवल गौण वेदों की श्रेणी में है। ध्यान रखिए, गौण मूल क्या होता है आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन इन पे भी जरूर बात करेंगे अपन बेसिक तरीके से, ध्यान रखिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर बात करता हूं तो मित्रों शब्द की बात करूं तो पहला होता है मूल शब्द। क्या होता है? मूल शब्द। दूसरा क्या होता है? यौगिक शब्द। और तीसरा क्या होता है? योगारूढ़ शब्द। ये ध्यान रखिएगा, इन पे भी बात करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी को और विस्तार देता हूं। यौगिक शब्द जो होता है उसमें कौन आता है? संधि आता है। उसमें कौन आएगा? समास आता है। उसमें कौन आता है? उपसर्ग आता है। और उसमें कौन आता है? प्रत्यय आता है। यानी अपन जो 4 टॉपिक, मेजर टॉपिक कह सकते हैं हिंदी के, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वो किस शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं? यौगिक शब्द में। क्योंकि हिंदी में जब तुम शब्द रचनाएं करते हो तो रचना का आधार 4 ही होते हैं। शब्द 4 प्रकार से ही रचित होते हैं, या तो संधि से बना लो, या समास से बना लो, या उपसर्ग से बना लो, या फिर प्रत्यय से बना लो। ये याद रखिएगा। उसके बाद में अगली कहानी आती है अर्थ के आधार पर। अर्थ का मतलब होता है एक शब्द के क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं। तो पहला आता है पर्यायवाची, जिसे कह सकते हैं समानार्थक शब्द, है ना। अभी तक एक रटा पिटा शब्द आपके जहन में चलता, पर्यायवाची। इसको एक और नाम दे सकते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ देने वाले। तो पर्यायवाची क्या है? समानार्थी देते हैं। जैसे मान लो आपने रात शब्द लिखा, फिर आप उसके सामने लिख रहे हो रात्रि, निशा, निशी, शर्वरी, विभावरी, शब, प्रदोषा। ये क्या है? ये भी तो रात ही है। तो ये समान अर्थ दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला आता है मित्रों पर्यायवाची। फिर आता है विलोम शब्द, यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। फिर आता है अनेकार्थक, अनेक अर्थ देने वाले शब्द। फिर आता है एकार्थी शब्द, जिसका केवल एक अर्थ निकले, दूसरा कोई अर्थ ही नहीं हो। उसके बाद आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर आता है युग्म शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक, सुनने में क्या हो? समान हो, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। उसके बाद आते हैं मित्रों अनुकरणात्मक शब्द। इन सबको समझाऊंगा अलग अलग, ध्यान रखिएगा। अगला आता है अनुकरणात्मक शब्द। तो पर्याय आगे, विलोम आगे, अनेक आगे, एक आगे, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आ गया, युग्म शब्द आ गया, और अनुगणात्मक शब्द की बात हो गई, ध्यान रखिएगा। फिर आता है मित्रों रूप परिवर्तन के आधार पर। और रूप परिवर्तन की बात करता हूं तो आपने एक आवाज बीच में आई थी कि सर विकारी और अविकारी। तो ये रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद है। विकारी की बात करता हूं तो कौन आएगा विकारी में? सबसे पहले आता है संज्ञा, उसके बाद टॉपिक आता है सर्वनाम, उसके बाद में आता है विशेषण, और उसके बाद में टॉपिक आता है क्रिया। और ये चारों टॉपिक अपने सिलेबस में है, चारों टॉपिक है, ये याद रखिएगा। और यहां से कुछ ही नहीं है अपने कोर्स में, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण। उसके बाद में आता है संबंध बोधक अव्ययी शब्द, क्योंकि अविकारी को और किस नाम से जानते हैं? अव्ययी के नाम से भी जानते हैं। तो संबंधवाचक अव्ययी। उसके बाद में आता है तीसरा भेद मित्रों समुच्चयवाचक अव्ययी, और चौथा भेद आता है विषमादि बोधक अव्ययी, और एक गौण भेद आता है, उसे कहते हैं निपात। बेसिक परिचय करवा दूंगा, सिलेबस में नहीं है, पर आपको यह है कि जानकारी जरूर दे दूंगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये तो होगी आपके सीधी सीधी श्रृंखला शब्द की, और इन पे अपन बात करेंगे, ठीक है। अब एक सवाल ऑनलाइन बच्चे का है कि सर हमें ये पूछ ले कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। बात नंबर 1, शब्द 4 ही होते हैं। तुमसे इस भर्ती में तो ये सवाल कभी भी नहीं पूछा जा सकता। ये सवाल कहां आता है वो समझाता हूं। अगर आपके कभी ऐसा लिखा हो ना शब्द ज्ञान, रीट में लिखा होता है शब्द ज्ञान, रीट का सिलेबस देखोगे तो वहां पर लिखा होता है शब्द ज्ञान,
वहां पर यह सवाल बनता है कि शब्द के भेद कितने होते हैं। अब कल तो तुम वर्णमाला रटने बैठ जाओगे तो मेरे पास उसका इलाज नहीं है, वर्णमाला है ही नहीं सिलेबस में, अपन क्यों पढ़ेंगे। अब कई विद्वान पढ़ा रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा है, वो ये कह के पढ़ा रहे हैं कि बिना वर्णमाला हिंदी पढ़ाया ही नहीं जा सकता है, तो वर्णमाला का सवाल बनेगा ही बनेगा। देखो एक बात बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा उसकी गारंटी नहीं है, पर इतनी गारंटी है कि सवाल आएगा, डिलीट करवाने की औकात रखता हूं, सवाल डिलीट होगा अगर गलती से भी बना दिया। क्योंकि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड हो, ये रात को 8 बजे के बाद पेपर बनाते तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ सकते हैं, और 8 बजे से पहले पहले बना लेते तो पेपर सही आता है ना। बाद में क्या पता नहीं चलता कि पेपर कहां से उठाया कहां से नहीं उठाया। तो ये तो तुम दिमाग से कचरा निकाल दो कि सवाल अपने यहां पर लिखा हुआ है, उससे बाहर कुछ भी आ जाए। अरे अपने तो ये छोटे लेवल की वैकेंसीज की बात कर रहा हूं, बड़ा एग्जाम सोच जैसे आरएएस है, अपने राजस्थान में सबसे बड़ा एग्जाम, उससे बड़ा एग्जाम ही नहीं है। अब वहां पर या आरएएस से थोड़ा नीचे आते हैं, वो तो चलो एक लिखित एग्जाम हो गया। मैं वनडे एग्जाम्स की बात करता हूं, जैसे ग्रेड फर्स्ट का फर्स्ट पेपर आता है जीके का, तो जीके के पेपर में संस्कृत को छोड़ करके सब कुछ आता है, हिंदी भी आता है, व्याकरण, इंग्लिश भी, ग्रामर का पोर्शन आता है, गणित आती है, रीजनिंग आती है, विज्ञान आती है, आपके भारत का इतिहास आता है, राजस्थान का इतिहास आता है, भारत का भूगोल आता है, राजस्थान का भूगोल आता है, करंट अफेयर्स आता है, मतलब इवन सब कुछ। इंग्लिश आ गई तो फिर बात खत्म हो गई। उसमें लिखा हुआ है मुगलों की शिक्षा, इसका मतलब वो ये सवाल नहीं बना सकता कि बाबर भारत कब आया था ना, वो केवल मुगलों की शिक्षा और चित्रकला, 2 टॉपिक है कोर्स में, तो वो मुगलों की चित्रकला और शिक्षा के अलावा तुम्हें कभी यह नहीं पूछ सकता कि ताजमहल किसने बनाया था। बनाते ही भले ही पूरे राजस्थान के 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 10 लाख के सही है, पर वो सवाल डिलीट होगा कोर्ट में, सिलेबस में नहीं था, तूने कैसे पूछ लिया बेटा। डिलीट होते हैं आउट ऑफ सिलेबस जो सवाल आते हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं नहीं आते हैं, मैं मानता हूं ना आते हैं। इस पर भी एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसमें एक अखबार में बहुत बड़ा लेख भी छपा था, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आने पर सबसे ज्यादा परेशानी होती है पढ़ने वाले बच्चे को। दूसरा क्या होता है, जो सवाल आउट ऑफ सिलेबस या गलत आंसर होता है उस पर तुम्हें रिट लगानी पड़ती है, उसमें तुम्हें आपत्ति दर्ज करवानी पड़ती है, एक आपत्ति के 100 रुपये लेता है। अब मेरे लिए वो 100 रुपये है, आपके लिए पर्टिकुलर 100 रुपये है। अब 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवानी है, और 4th ग्रेड में जब बच्चे फॉर्म भरेंगे तब देख लेना, एक बार रीट का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगी तो ये वैकेंसी तोड़ेगी, कम से कम 17 लाख फॉर्म आएंगे। हमारा आराम से इतने तो है भाई, जनसंख्या है तभी तो अपन चाइना से आगे हैं। एक आध लॉकडाउन और लग गया तो खत्म है खेल। अभी मानव सूचकांक की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें बताया गया था बेटा, क्रिया विशेषण सिलेबस में नहीं है, क्रिया और विशेषण है ना, क्रिया विशेषण नहीं लिखा हुआ है, वो क्रिया और विशेषण है। दूसरी बात, 2060 तक तो छोड़ो, आगे 100 साल तक जनसंख्या में भारत से आगे कोई नहीं निकल सकता। अभी एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम कितना ही प्रयास कर लो, कुछ ही होना जाना नहीं है। 100 साल तक भारत की आबादी हमेशा क्या रहेगी, टॉप पे रहेगी, निकलने ही नहीं देंगे ना, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, जनसंख्या बढ़ना तो तय है, शादी वादी हो जाएगी। अरे उसकी चिंता नहीं करनी है ना, टेंशन मत लो। और चाइना वालों ने एक आध और फफूंद फेंका इधर उधर, तो भारत वाले तो वैसे ही निकमे ही है, तो समझा वाली बात। ये तो ठीक है, नौकरी के चक्कर में 2 संतान वाली पॉलिसी आ गई, बाकी पूरा ब्रह्मांड भारत का अलग ही होता, एक अलग दुनिया होती। कहां जा रहे हैं, दूसरी दुनिया भारत में। चाइना वाले लेके आए थे 1 फैमिली 1 चाइल्ड पॉलिसी, बदलनी पड़ी उन्हें। अब चाइना के तुम कभी गूगल सर्च करके देखना, अच्छी चीजें भी आती है गूगल पे, तुम रोमन संख्याएं सर्च करते हो, उसके अलावा बहुत कुछ आता है उसमें, तो उसमें तुम सर्च करके देखना। चाइना के अंदर 10-12 साल का बच्चा है, फिर डायरेक्ट 50 साल से ऊपर का आदमी है, यूथ गायब है ही नहीं। 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अरे पैदा ही नहीं वे, क्यों? 1 मैन 1 फैमिली 1 चाइल्ड की पॉलिसी लेके आए, तो लोग इससे मूव करने लग गए, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति। देखो अभी मैं एक चीज उदाहरण बताऊं, आप कह रहे हो कहां गए, आप कभी नोट करना, अपने गांव में कभी हताई होती थी ना, जैसे शादी की सभा वगैरह होती थी, तो जब टेंट शुरू में भरना शुरू होता है तब केवल व्हाइट सापे दिखते थे गांव में, आज सापे गायब है, धीरे 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 कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि आगे 20 साल बाद में, आज मेरी क्लास को
तुम यहां से याद रख लेना, 20 साल बाद में एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि सांपे सच में 100% गायब हो जाएंगे। लेकिन 2060 के बाद भारत में एक ऐसा दौर वापस आएगा जब बुजुर्ग होगा। होगा का मतलब कि अपनी औसत आयु जो है ना वो अभी 67 साल ही है। अपनी एवरेज जो एज है वो 67 ईयर्स ओल्ड, हम 67 साल में खत्म है, हमारी औसत आयु 67 साल जा रही है। मतलब अपनी पीढ़ी 80-90 साल 100 साल तक जिएगी ना के बराबर है। कोई दुष्ट ही रह जाए तो अलग बात है, बाकी अपना निपटारा होना है। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश होगा जो 2060 तक आते 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 अपनी जो औसत आयु है, जीवन प्रत्याशा बोलते जिसको, उसमें 17 साल बढ़ोतरी होगी। यानी अपनी औसत आयु कम से कम 84 साल चली जाएगी 2060 तक। यानी कि 2060 के बाद एक वापस ऐसा दौर आएगा कि वापस प्राचीन भारत बनेगा। लेकिन चाइना में ये काम उल्टा हो गया। चाइना ने वो 1 चाइल्ड वाली पॉलिसी बनाई, 8 साल से सीधा 60 साल, बीच में नीलबटा सन्नाटा है। अब चाइना में एक पॉलिसी चल रही है बहुत भयानक, तुम्हें भी लालच लगता है मैं चला जाऊं वहां पर। न्यू कपल जिसकी शादी होती है ना, उनको 7 से 15 दिन का पैकेज चाइना अपनी तरफ से देता है, पूरा पैसा, शादी करो, पर बशर्ते संतान उत्पत्ति जरूरी है। अगर 9 महीने बाद बेटा बेटी नहीं हुआ ना, पैसे वापस भरने हैं, ये शर्त है उसकी। जापान में भी चल रही है पॉलिसी, भारत में नहीं, अपने यहीं बैठे रहो। चलो अपन इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब अपने कौन कौन से टॉपिक कोर्स में है? तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशज, ये टॉपिक कोर्स में है, सिवाय समास को छोड़ करके। जब समास नहीं है तो ये शब्द भी अपने कोर्स में नहीं है। पर्यायवाची पढ़ने ही पढ़ने और इन पे जरूर बात करने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विकारी पूरे ही कोर्स में, इनमें से कोई भी टॉपिक कोर्स में नहीं है। 4th ग्रेड की नौकरी से घर चल जाएगा ना? क्यों नहीं चलेगा? अरे 4th ग्रेड नौकरी कम नहीं है, तुम वृक्ष की जड़ें हो। लगे जब चले, क्या लुगाई की नौकरी? बेटा छोड़ा कुछ भी नहीं जाता है। और देखो जिस 4th ग्रेड नाम है, बाकी सिस्टम की जो दूरी है ना, किसी कार्यालय में 2 ही आदमी होते हैं, या तो ग्रेड 4th का कर्मचारी या एलडीसी, ये ध्यान रखना है। बाकी काम अधिकारी खाली साइन करना जानते हैं। सिस्टम 2 ही लोगों के हाथ में होता है, फाइल होती है 4th ग्रेड कर्मचारी के हाथ में, और उसको ऊपर नीचे करना होता है बाबूजी के हाथ में, एलडीसी के। यही 2 दूरी है जो सिस्टम को कभी इधर उधर। कभी तुम देख लेना, कभी भी बहुत बड़े अधिकारी जब पकड़े गए ना रिश्वत में, उनमें उनका लिपिक साथ रहा है। बाबू तो पकड़ा ही गया है क्योंकि ली उसने। भाई तुम्हें क्या लगता है, एक एई ना करके तुम्हें थोड़ी कहेगा कि 60 लाख रुपए ला। वो तो एलडीसी बाबू जो होता है ना, वो घुमाता है आपको, फाइल आई नहीं, फाइल गई नहीं, साहब ने साइन नहीं किए, साहब ने कहा इसमें ये त्रुटि है। वो साफ साफ कह रहा है कि काम टेबल के ऊपर से नहीं होगा, थोड़ा झुक के चल, काम यहां से होगा। आप में से कभी कोई छात्रवृत्ति के लिए भटका हो, है ना, सामाजिक अधिकारिता विभाग वाले डिपार्टमेंट में लेके गया हो, तो अपने को कितनी बार कहते उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, वहां जाओ। लास्ट में क्या कहता था, तुम्हारे नाम का फंड ही नहीं आया है, ओबीसी वालों को मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं, इतने ही थे, खत्म हो गए। वो चाहते हैं कि वो कहे हमसे कि भाई 5,000 तू रख लेना, 20 तो दे। तो वो घुमा के सीधा थोड़ी कहेंगे रिश्वत दे। तो तुम तो जड़े हो भाई, और छोड़ना तो छोड़ो, तुम छोड़ा वड़ा कुछ भी नहीं जाता है। नौकरी एक जहर है, ये ध्यान रखिएगा। और 4th ग्रेड से घर नहीं चले तो क्या करोगे फिर? और राजस्थान में एक नियम है, एक नौकरी लगने के बाद 99% पब्लिक जो होती है ना, वो आगे तैयारी नहीं करती है। ये ध्यान, 1% पब्लिक है उसको लगता है यार मैं कुछ कर लूं। बाकी 99% तो ऐसे है, कभी गलती से भी किताब मिल जाएगी ना साल भर बाद में, ये किसकी है देखी, अरे देखी क्या गोग ने तेरी है, तू पढ़ता था, अपने नहीं है। नौकरी के बाद में पढ़ाई जैसा कुछ नहीं है। बाकी देखो घर चलना नहीं चलना, आर्थिक व्यवस्थाएं सच बता रहा हूं अलग चीज होती है। बाकी जो नौकरी का रुआब है ना, वो सब पे भारी है। अरबों रुपए कमा लो, पर तुम भली 4th ग्रेड भी लगे हो ना, तो उसका एक अलग लेवल का स्वैग रहता है गांव में, अलग ही इज्जत है उस बंदे की। ये सगाई
सबसे मोटी चीज, उसका दुख काफी बड़ा है मतलब। हाँ, उम्र ढल रही है तो फर्क भी पड़ता है। मैं कह रहा हूं ना, तुम कितने ही पैसे कमा लो, कुछ ही कर लो, चाहे 2 नंबर से काम से, फ्रॉड के काम से, अदर काम से, अच्छे काम से, लेकिन सच में ही जो इज्जत नौकरी वाले की होती है ना, वो किसी की नहीं है। मैं मेरे घर में इस चीज का भुगतभोगी आदमी हूं। मेरा छोटा भाई एलडीसी बना था 18 में, अभी यूडीसी बना वो। पर जब वो लगा तो उसकी सैलरी थी 12,300 रुपए। आज भी कोई ज्यादा नहीं है, 47-48 हजार रुपए शायद उसको मिलते होंगे यूडीसी को, इससे ज्यादा औकात नहीं, इतनी आती है। फिर भी गांव के डोकरे जो है ना, वो मुझे कई बार कहते हैं तू भी तैयारी कर, एलडीसी लाग जा। अरे दिवाला आ जाएगा मेरे। नहीं, लगाने की बात नहीं है, लगाना नहीं है, मैं कितना ही कुछ कर लूं, यहां हर महीने 12-13 एलडीसी अकाउंट में आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी गांव में यही है, ओ बापड़ो प्राइवेट मास्टर है। उनको नहीं, गांव वालों को थोड़ी समझा सकते उत्कर्ष क्या चीज है। नॉर्थ इंडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाँ ठीक है, कोई नहीं है, पर नौकरी नौकरी है। अरे नौकरी मिलता क्या है? इज्जत। वो साहब है, हम बापड़े मार साहब है, मार साहब नहीं है, ये ध्यान रखना। नहीं, नौकरी का तो सच में मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो मेरे घर में देखता हूं ना कि एक अलग लेवल का ही रहता है कि हाँ मतलब इसकी नौकरी है, बाकी गांव वालों को कोई मतलब नहीं। तो तुम फोर्थ ग्रेड लग गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा ग्रेड है, नौकरी है। गांव वालों के लिए यही बहुत है कि आदमी सरकारी आदमी लगा हुआ है। लोग तुमसे सलाह लेंगे बैठ करके, और तुम्हें खुद को ही नहीं पता होगा सिलेक्शन हुआ कैसे। अब तुमसे पूछ रहे हो यार बता कैसे हुआ, तुम तो खुद कंफ्यूज हो, साला हुआ कैसे। क्यों, नौकरी लगने के 1-2 दिन तक तो तुम्हारी सच में ऐसी स्थिति रहेगी, मेरी सच में नौकरी लग गई, हाँ यार कैसे लगा, शून्य स्थिति है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थतत्सम, संकर, इनमें से अपन 4 शब्द पूरे डिटेल से सीखेंगे, लेकिन अभी तुम्हें केवल बेसिक परिचय दे रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करता हूं किससे, तत्सम से। उसके बाद में क्या जोड़ेंगे, तद्भव। उसके बाद में क्या जोड़ेंगे, देशज। उसके बाद में क्या जोड़ेंगे, विदेशज। बाकी 2 शब्दों को देख लेंगे। अब सुनो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। सबसे पहले बात करूं तो मित्रों, आपने स्कूल टाइम में एक बात सुनी थी शिक्षकों से कि हिंदी की जननी कौन, संस्कृत होती है, हिंदी की मां संस्कृत होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसका आधार है, संस्कृत का आधार है। क्योंकि जिस लिपि में संस्कृत लिखी जाती है ना, उसी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। जो बातें संस्कृत व्याकरण में सिखाई जाती है, उसी से मिलती जुलती बातें हिंदी में सिखाई जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हमारे हिंदी और संस्कृत के बीच में एक तत्सम तद्भव नाम की 2 चीजों का डिफरेंस है। मैं जो आपको संधि पढ़ाऊंगा वो हिंदी की थोड़ी पढ़ाऊंगा, संस्कृत की संधि पढ़ाऊंगा। हिंदी की संधि कभी एसआई के बैच में जाके पढ़ना या उसका नोट्स देखना, हिंदी की संधि अलग है पूरी। उनको ये संधि पढ़ाने के बाद हिंदी की संधि पढ़ाई जाती है। हिंदी की संधि पढ़ाऊंगा इनमें तुम्हें। जो बातें संस्कृत की रचनाओं में दी गई है वही किसकी रचनाओं में बताऊंगा मैं आपको, हिंदी में। तो यानी ये कह सकते हैं कि जब मैं भारतवर्ष की बात करता हूं तो भारत के जब भाषा के अतीत में जाता हूं, जब मैं भाषा के आदि समय में जाता हूं, तो सबसे पहले कौन सी शब्दावली थी हमारे पास में, तत्सम थी। तत्सम का मतलब है जो प्रारंभिक मनुष्य रहे हैं वो कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत। कौन सी बोलते थे, संस्कृत। अब सुनो, तत्सम किसे कहते हैं, तत् धन सम। और तद्भव की बात करता हूं तो तत् धन भव। तत् का मतलब होता उसके, सम का मतलब होता समान। तत्सम शब्द एक ऐसा शब्द था जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। और उसने अपने रूप में परिवर्तन किया ही नहीं, हूबहू किस में प्रयोग होने लग गया, संस्कृत से हिंदी में। एक ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है, यानी जन्म जो हुआ था वो तो हुआ था संस्कृत से, लेकिन उसने अपने रूप में परिवर्तन किया ही नहीं।
और एज इट इज हिंदी में प्रयुक्त होने लग गया, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र में आ गया, वो शब्द क्या कहलाया? तत्सम कहलाया। समझ में आया तत्सम क्या है? एक ऐसा शब्द जिसका जन्म जो है वो संस्कृत भाषा में होता है और वह अपने रूप में परिवर्तन किए बिना हूबहू किस में प्रयोग होने लग गया? हिंदी में। यानी कि तत्सम शब्दावली का मतलब है तो संस्कृत की बात कर रहे हैं। उसके बाद में आता है जब अपने पास में संस्कृत थी, जब बोलने के लिए थी, लिखने के लिए थी, विचार संप्रेषण के लिए थी, इसका मतलब अपने पास भाषा तो थी, फिर हमें तद्भव की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस कथन का तात्पर्य है कि इस संसार में मनुष्य ने जो कुछ सृजित किया है ना, उसके पीछे मानव की जरूरतें जरूर रही है। बाकी बिना जरूरत के अपन कुछ भी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस सृष्टि में जितने जीव हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, एक सामान्य हमने कभी किवंदतियों में सुना, शास्त्रों में पढ़ा। इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि 84 लाख प्रकार के जीव है इस सृष्टि में, और उसमें सबसे स्वार्थी अगर कोई और सबसे कोई दुखी जीव है वो मनुष्य है। सबसे दुखी भी अपन है और सबसे स्वार्थ लोलुप जीव भी अपन है। हम परार्थ कोई काम नहीं करते हैं। एक काम बता दो जो हम परार्थ करते हैं, एक काम बता दो कि सर मैंने ये जीवन में ये काम किया, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मानव करता ही नहीं है। हम अगर ये पता चल जाए ना कि बिना सांस लिए जिंदा रह जाएंगे, अपना सांस लेना बंद कर देंगे। और दुखी अपने से ज्यादा कोई नहीं है। आपको लगता है कुत्ता दुखी है, चिड़िया दुखी है, बिल्ली दुखी है? ना, सबसे ज्यादा दुखी मानव है। और मोक्ष का वास्तविक अर्थ ही होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, पैदा ही नहीं होना। शास्त्र पढ़ो कभी, तब आपको पता चलेगा कि अगर एक मनुष्य पाप करता है तो उसका अगला जन्म भी वापस मानव रूप में भेजा जाता, जबकि अपन तो चाहते यही है, जबकि सबसे बड़ी सजा यही है। अभी बाहर जाकर के तुम्हें कुत्ता या कोई गाय या कोई सांड मिल जाएगा तुम्हें इस रोड पे घूमते हुए, उसको जाके कहना 4th ग्रेड में संस्कृत शामिल कर दी गई है। वो तुम्हें कोई प्रतिक्रिया देंगे क्या? उसको कोई मतलब नहीं है भाई, शामिल करो मत करो। उसको कहना भूकंप आ गया तेरे दिक्कत है, मेरे कहां दिक्कत है, लोड नहीं। उसको नहीं मतलब है ना पाप हो रहा है, उसको नहीं मतलब है पुण्य हो रहा है, उसको नहीं मतलब है किसका अच्छा किसका बुरा है। हम कितनी बातें सोच रहे हैं। कुत्ता सड़क पे सो रहा है, औकात है तो गाड़ी चढ़ा दो ऊपर, नहीं तो साइड से निकल जाओ, उसको कोई लोड नहीं है। गाड़ी आ रही है, तुम डरते हो, मैं डरता हूं, कुत्ता नहीं डरता है। तो डर उसके दिमाग में है ही नहीं भाई, डर जैसा कुछ नहीं है, वो माउंटेन ड्यू पी के ही सोता है। ये ध्यान रखना है, डर अपने हैं, उसके कोई डर नहीं, ध्यान रखिएगा। तो अपने पास संस्कृत शब्दावली थी, तो फिर हिंदी या अन्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो फिर हमने शब्द बनाए तद्भव, और इसका पहले तो कारण सुनो। इसका कारण होता है मित्रों, हम संस्कृत बोले या हिंदी बोले, दोनों में से कठिन कौन सी बोलना? संस्कृत, सीधी सी बात है? मैं जा रहा हूं, गच्छामि, मैं जाऊंगा, कितने भयंकर, संस्कृत बहुत भयंकर है भाई। आपको जान के ताज्जुब होगा, शिक्षा शास्त्र कहता है कि विश्व की जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, भारत में टोटल 122 भाषाएं बोली जाती है, भाषाओं की बात कर रहा हूं, टोटल 540 बोलियां हैं भारत के अंदर, और उपबोलियां कितनी है वो तो कोई विवरण नहीं है, लेकिन मैं विश्व की बात कर रहा हूं। विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती है ना, उसमें सबसे सरल कोई बोलने के मामले में भाषा है वो इंग्लिश है, जिसको हम नहीं मानते हैं। क्यों? हमें आती नहीं है। बाकी सबसे सरल अगर कोई सीखी जाने वाली भाषा है ना, वो तो है इंग्लिश, और सबसे कठिन कोई भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत हर कोई नहीं बोल सकता। अगर तुम्हें जरूरत पड़े, तुम फंस जाओ, तुम 4 साल 5 साल 10 साल अगर ऐसे माहौल में रहो जहां अंग्रेजी के अलावा तुम्हारा जीवन ही संभव नहीं है, तो मैं 5 साल की तो बहुत लंबी बात कर रहा हूं, तुम 1 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी का मतलब यही है। तुम्हें पता है अंग्रेजी के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो तुम आराम से बोलना सीख जाओगे। लेकिन संस्कृत कलिष्ठ है। तो हमने एक नई शब्दावली का सृजन किया, उसे कहा गया तद्भव। तद्भव का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति तो किसी और भाषा से हुई थी, लेकिन उसने अपने रूप में क्या किया? परिवर्तन किया। भूगोल की कक्षाएं हुई है कभी? मौसम पढ़ाया आपको कभी गुरुजी ने? अच्छा, कोर्स में नहीं होगा। आप जब भूगोल पढ़ोगे ना, तो उसमें एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा मौसम। मान लो मैं भी सिलेबस में रहा तो, मतलब जलवायु में पढ़ाया जा सकता है। तो मौसम के बारे में जब पढ़ाएंगे तो टीचर आपको लिखाएंगे कि मौसम शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसीम से बना हुआ है।
इसका मतलब मौसम जैसा कोई शब्द नहीं था, शब्द क्या था? मौसीम था। उसका कन्वर्जेशन हमने क्या, बदलाव किया, और हम क्या बोलना शुरू हुए? मौसम। ये ध्यान रखिएगा। तो तद्भव शब्द वो शब्द है जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से होती है, लेकिन उच्चारण की सहजता, मन सरलता के लिए हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। भाई अगर आप घर पे जाके ये कहते हो कि, या फोन करके कहते हो कि मम्मी मैं क्षेत्र में बैठ करके खीर खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं? खीर खा रहा हूं। कहां बैठ करके? क्षेत्र। क्षेत्र कितना कठिन है। और यहीं पर कहता हूं खेत में बैठ करके क्या खा रहे हो? खीर। तो क्षेत्र कठिन है बोलने में कि खेत कठिन है? क्षेत्र कठिन है। खीर को क्षीर, सरल क्या है? खीर, सीधी सी बात है। तो तद्भव का मतलब होता है कि बोलने में शब्दावली सरल हो। अब जैसे तुम एक शब्द लिखते हो पिपीलिका, क्या लिखते हो? पिपीलिका। मैं भी पहली बार पढ़ रहे हैं काफी सारे बच्चे इस शब्द को। अब अगर घर जाके आज शाम को घर पे फोन करना, मम्मी को फोन करके कहना, मम्मी पूछेगी आपसे क्या कर रहा है, खाना खाया, तबीयत कैसी है, तो कहना तबीयत तो अच्छी है लेकिन पिपीलिका ने काट लिया मुझे। चींटी, कितना भयानक नाम है। अब पिपीलिका बोलना सरल है, चींटी अपन तो कीड़ी बोलते हैं, उससे भी सरल। कह रहा हूं ना, मानव ने उन शब्दों की सृजना की है जो जितना सरल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पिपीलिका नहीं बोल करके हम क्या बोलते हैं? चींटी शब्द का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। तो तद्भव का मतलब होता है एक ऐसी शब्दावली जो किसी अन्य भाषा से आई, अपने रूप में क्या किया? परिवर्तन किया, और फिर जो काम में ली जाने लगी, उस शब्द को अपन क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तत् का मतलब होता उससे, यानी अन्य भाषा से, और भव का मतलब होता उत्पन्न होना। तो एक ऐसी भाषा जो किसी अन्य भाषा से उत्पन्न होकर आई थी, वो शब्दावली क्या कहलाती है? तद्भव। इनके पहचान के मैं नियम लिखाऊंगा आपको, चिंता वाली बात नहीं है, यह याद रखिएगा। देशज किसे कहते हैं? देशज। देशज शब्द की जब बात आती है तो बच्चा क्या करता है? विदेशज और देशज इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ता है। उसको लगता है विदेशज बाहर के, देशज अंदर के, तो फिर तत्सम तद्भव कहां ले जाओगे? ये तो तत्सम तत्व फिर देशज की श्रेणी में आ गए। तो देशज का तात्पर्य कतई देश विशेष नहीं है। देशज का मतलब होता क्षेत्र विशेष, एक ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति का कोई आधार होता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है उस शब्द की सृजना कैसे की गई, तुम्हें पता ही नहीं उस शब्द का अर्थ क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि उस शब्द का अतीत क्या है, फिर भी हम मन से गढ़ के बोल रहे हैं। यानी एक शब्द में कहूं मैं तो जो मन गढ़ शब्द होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपसे ही जोड़ता हूं जो आपके आसपास लेके मिल जाएगा। लोटा, परात, खुरपा, घेवर, दीदी, जी जी, इन शब्दों से तुम सबसे जानकारी रखते हो, राइट? अच्छा, कभी लोटे से पूछा कि इसका नाम लोटा क्यों है? कभी नहीं सोचा ना। अच्छा, परात को परात क्यों कहते हैं? बताओ। आटा लगाते हो उसमें बैठ के, तुम धोते तुम 3-3 महीने नहीं हो, बड़ो टाइम से धो लिया करो। कौन कौन खुद खाना बनाता रूम पे? हाथ खड़े करो लड़कों में से, शाबाश। कुछ परात कौन धोता? वो हाथ खड़े करो। डेली परात कौन धोता? हाथ खड़े, लड़कों में से हाथ खड़े करो तो। अच्छा, जोधपुर आए हुए कितना टाइम हो गया तुझे? 2 साल? 2 साल हो गए फिर भी रोज परात धोता तू? हाँ, 6 महीने। हाँ, तेरा तो बनता है, प्रोबेशन चल रहा है तेरा। अच्छा, 3 महीने वाला कौन है? हाथ खड़े करो। कितना टाइम हो गया तुझे आए हुए? और 2-3 महीने हो गए अभी तक धो ही नहीं है परात। आज धोएगा? अच्छा, रोज धोता है। देखो, नया मुल्ला होता है ना, वो अल्लाह ही अल्लाह करता है। नए नए जब शहर में आते हैं ना, तो ये बर्तन धोना, ये साफ सफाइयां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आदमी को 12 महीने बाद में समझ में आ जाता है कि ये सब मोह माया है, ये फालतू के काम है। हम जब 2009-10 में मैं जोधपुर आया था, तो मैं, भाई और बुआ जी का लड़का वगैरह रहते थे रूम में, तो हम लोग दिन में 3 बार खाना बनाते थे। अभी वापस अतीत के पन्ने पलटता हूं, मुझे लगता है 2009-10 का जो सेशन था मैंने खाना खाने में बिताया। सुबह उठते ही खाना बनाते थे,
12 बजे फिर खाना बनाते, शाम को फिर खाना बनाते, क्यों? गांव में आदत पड़ रखी थी। फिर गांव में उठते ही सबसे पहले कलेवा करना ही पड़ता अपने को। तो यहां पर कलेवा तो लाए कहां से? मम्मी को रात की रोटी तो अपने बचती नहीं, लड़कों के रूम में रात को रोटी बच जाए पॉसिबल ही नहीं है भाई। रात की रोटी बच जाए तो सुबह बना ही नहीं तुम। लेकिन धीरे धीरे बाद में 2-4 महीने बाद में समझ में आया कि खाना 2 टाइम बनना चाहिए। 12 महीने बाद समझ में आया खाना 1 टाइम ही बनता लड़के के रूम पे, 2 टाइम शास्त्रों में ही नहीं लिखा हुआ है। और परात तब धोई जाती है जब कोई घर से कहता है ना आज आ रहे हैं, तब रूम साफ होता है। बाकी जनरली लड़के तो बिस्तर तक नहीं समेटते, सर्दियों में गुफा बना के रखते हैं, यूं घुसते हैं, बाहर निकलते हैं, वापस घुस जाते हैं। खैर, अच्छा खुरपा, उसको खुरपा क्यों कहते हैं? खुरखुर करता है इसलिए। और ये क्या है? रेल बना देते जब मिलता है तब। कभी पूछा आधार कार्ड कहां भाई? इसको घेवर क्यों कहते हैं? क्या है इसमें? नाम के पीछे कोई आधार है क्या भाई? रचना से जुड़ा आधार होना, कोई तो कारण होना चाहिए ना। नहीं है, घेवर कहा किसी ने, हम भी बोल रहे हैं, चल रहा है। फिर कौन आई? दीदी। क्यों कहते हैं दीदी बहन को? चलो बहन शब्द भगिनी से बन के आया वो समझ में आता है। बहन तत्व हो गया, भगिनी तत्सम हो गया। ये क्या है? ये क्या है? क्यों कहते हैं? कोई कारण नहीं है। अच्छा जी जी फिर होगी शादी तो कौन आया? तो इसका दीदा कहां है फिर? ये आया ही नहीं कभी। दीदा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। आज मैंने तुम्हें कहा तब तुम्हें हंसी छूटी, क्यों? अटपटा लगा, क्योंकि हमने इसका प्रयोग किया नहीं था। आप कल्पना कीजिएगा कि जब जीजा शब्द बना तो अगर दीदा बना लेते तो आज प्रयोग में आता ना दीदा जी, जैसे जीजा जी। तो ऐसे शब्द जिनको हमने मन से गढ़ा हो, जिनके उत्पत्ति का कोई आधार नहीं हो, जिसके रचना के कोई कारण नहीं मिलते हो, उन शब्दों को अपन किसकी श्रेणी में रखते हैं? देशज शब्द की श्रेणी में रखते हैं। लगभग 30-40 अच्छे शब्द जो आपको लिखाऊं वो आप पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा नहीं, 40-50 मैक्सिमम बता रहा हूं, उस पर अपन बात करेंगे, हो जाएगा। फिर आता है ये आदमी विदेशज। विदेशज का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो कहीं ना कहीं वी मन दूसरा, देश मन परिवेश, जा मन जन्म लेने वाला। जिसने भारतीय परिवेश को छोड़ करके कहीं जन्म लिया है वो क्या कहलाता है? विदेशज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विदेशज कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अब अपन विदेशज की बात करें तो अपन पढ़ेंगे कौन से शब्द? अरबी। अपन पढ़ेंगे कौन से शब्द? फारसी। अपन पढ़ेंगे कौन से शब्द? तुर्की। अपन पढ़ेंगे कौन से शब्द? पुर्तगाली। अब ये तो है बड़े स्तर पर पढ़ाए जाने वाले शब्द। लगभग इन सब में आपको 250-300 शब्द पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ये इस भाषा का, ये इस भाषा का है। इसके अलावा आपको स्पेनिश पढ़ाया जाएगा, यूनानी शब्द पढ़ाए जाएंगे, फ्रांसीसी शब्द पढ़ाए जाएंगे, आपको अफ्रीकन शब्द पढ़ाए जाएंगे, आपको रूसी शब्द पढ़ाए जाएंगे, जापानी शब्द पढ़ाए जाएंगे, चीनी शब्द पढ़ाए जाएंगे, पश्तो भाषा के शब्द पढ़ाए जाएंगे। लेकिन इस तरह नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें 2-2-3-3 शब्द, जैसे जापानी है तो जापानी में आपको रिक्शा शब्द याद रखना है, जापानी में आपको शायोनारा शब्द याद रखना है, और जापानी में आपको जम्पान शब्द याद रखना है बाकी कुछ ही नहीं रखना है। तिब्बती जब पढ़ोगे तो आपको डांडी शब्द याद रखना है, तिब्बती जब पढ़ो तो तुम्हें लामा शब्द याद रखना है, पश्तो पढ़ो तो पटाखा शब्द याद रखना है, डच पढ़ो तो चिड़िया याद रखोगे, बम याद रखोगे, तुरूप याद रखोगे। यानी इनमें वही शब्द पढ़ेंगे जो अपनी शब्दावली में काम लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इनमें तो इतनी सारी शब्दावली है जो हम ढंग से काम में लेते हैं, क्योंकि भारत का पहला विदेशी संबंध किस कंट्री के साथ में? अर्बन कंट्रीज के साथ में। जब अपन यूं बात करें कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, इसका मतलब है कि हमारा समुद्री तटों से या यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनसे कांटेक्ट 1500 के आसपास होता है। तो ऐसा थोड़ी अपन विदेशों से कांटेक्ट में नहीं थे। हमारा फारस देशों के साथ तो व्यापार आप मौर्य काल से पढ़ते हो, उससे भी पहले भी था। तो अरब लोग इस जो अपना ये जो दुबई का लेके जो अर्बन कंट्रीज का जो पाकिस्तान के पश्चिम उत्तर का जो मरुस्थल है वहां से तो अरब लोग आते थे अपने यहाँ, तो उन लोगों का आना जाना था। तो लोग जब आएंगे तो अपनी भाषा नहीं लाएंगे क्या? सीधी सी बात लाएंगे। भैया एक मैं मारवाड़ी क्षेत्र से आता हूं, तो मैं अगर कहीं जाता हूं तो मैं वहां जहां कहीं भी रहूंगा तो मेरी शब्दावली का प्रयोग तो मैं करूंगा, और जहां वो लोग मेरे साथ रह रहे हैं मैं उनकी शब्दावली भी ग्रहण करूंगा, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है ना वो जीवन भर चलती रहती है। यहां मारवाड़ में कोई बच्चा आया, जैसे आपने कहा कि हम दक्षिण राजस्थान से आते हैं, तो ये दक्षिण से आए तो ये यहां रहेंगे ना,
तो मारवाड़ी शब्दावली सीखेंगे ही सीखेंगे। आपकी कल जॉब मान लो वांगड़ प्रदेश में लग जाती है, तो वहां तुम्हें वांगड़ी सीखनी ही पड़ेगी। क्यों? वहां लोग सारे ही आएंगे, वो लोकल आएंगे, वो हिंदी नहीं बोलेंगे ना, वो गांव के लोग हैं। तो तुम्हें वांगड़ी शब्दों को धीरे 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 साल 2 साल में ग्रहण करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो विदेशी शब्दों में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, तो इनको पढ़ने के 2 आधार है। एक तो सीधा लिख लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, ये अरबी के, ये फारसी के, ये पुर्तगाली के, ये तुर्की के। और दूसरा, इसको एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। तो हम इसको एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि होता क्या, अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे इनको स्वतंत्र शब्दों के रूप में लिखाऊंगा ना, तो ये तुम्हें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे, तुम भूल जाओगे। अब मैं यहां लिखा दूं, पर्यायवाची में दिक्कत क्या है? पर्यायवाची में यही तो दिक्कत है, पढ़ते तब याद है, एग्जाम में जाते सब साफ हो जाता है। क्यों? हमारे पढ़ने का कॉन्सेप्ट गलत है। अब अगर ये बात करूं, जैसे देखो, मैं कुछ शब्द लिखता हूं, सुबह, शब्द लिखता हूं मौसम, शब्द लिखता हूं अल्लाह, शब्द लिखता हूं असर, शब्द लिखता हूं ईमान, शब्द लिखता हूं ईद, शब्द लिखता हूं एहसान, शब्द लिखता हूं ईशा, शब्द लिखता हूं अकबर। शब्द लिखा आपने गुलाब, बाग, दर्जी, पाजामा, बारिश, बुखार, जुकाम, बदहजमी, जलेबी, बुलबुल, कारीगर, मजदूर, मकान, बरामदा। ये अरबी के शब्द, ये फारसी के हैं, है ना। ऐसा नहीं है पूरा नहीं हुआ है, नहीं, या सॉरी पूरा हो गया ना, ये केवल एक आंशिक मैंने आपको एक ट्रेलर के रूप में आपको बताया है। अब मैं अगर तुम्हें ऐसे लिखा के छोड़ दूं, सुबह, मौसम, अल्लाह, ईशा, ईमान, अकबर, ईद, कब्र, फलाना डिमका, ऐसे लिख के छोड़ दूं, कितने समय तक याद रख लोगे? जब तक पढ़ोगे तब तक याद है अरबी है, पढ़ने के बाद सारे मिक्स हो जाएंगे। अरबी कब फारसी में, फारसी कब पुर्तगाली में, पुर्तगाली कब तुर्की में चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो हम इनको एक स्टोरी रूप में पिरोएंगे। जैसे आपने लिखना शुरू किया कि सुबह के मौसम में अल्लाह का असर हुआ, सुबह के मौसम में अल्लाह का असर हुआ, ईमान से ईद मनाई, इजलास के इरादे से अकबर ने ईशा को इशारा किया, बात मानी तो एहसान, नहीं तो खत्म खारिज, मौलवी मस्जिद में आया, हलवाई को साथ लाया, जौहरी भी आया, मिठाई बनवाई। अब जैसे ही तुम शुरू करोगे ना सुबह के मौसम में, तो ये पंक्ति खुद ही जुड़ती जाएगी, रे कहानी पूरी तैयार हो जाएगी। आपने लिखा कि गुलाब के बाग में दर्जी आता है, गुलाब के बाग में दर्जी आया, पाजामा बनाया, तभी क्या होने लगी, बारिश होने लगी, और बारिश से क्या लगा, जुकाम लगा, जुकाम के बाद क्या आया, बुखार, बुखार में भी आपने क्या खाई, जलेबी, तो आपको क्या हुई, बदहजमी हुई। तभी आपने सामने देखा कि मजदूर साल भर मेहनत करके क्या बनाता है, मकान बनाता है, लेकिन बुलबुल बरामदे में कारीगर के साथ में बैठ करके क्या खाती है, समोसा और बालूशाही खाती है। क्या खाती है, समोसा और बालूशाही। तो ऐसे अपन कहानी बनाएंगे ना, तो ये धीरे 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 एक स्टोरी आपके जहन में बैठ जाएगी, और आपको ये 100% याद हो जाएगी इन चारों की। ये मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां जो मैं आपको लिखाने वाला हूं वो कैसी कथा है, एक प्रेम कथा है। और तुम्हें कुछ याद हो ना हो, तुम्हारी अवस्था के हिसाब से ये चीज तुम्हारे जहन में आराम से बैठने वाली है। यहां मिलन होगा, फारसी में बिछड़ जाएंगे, पुर्तगाली में जीवन अचार के रूप में हो जाएगा, और तुर्की में जो बीवी होगी वो चाकू, तोप, खंजर वगैरह से लेकर के उसकी क्या बना देगी, लाश बना देगी लास्ट में जाकर के। तो लेकर के ये चीजें याद हो जाएगी। तो ये अपन सबसे अंत में पढ़ने वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब पढ़ना 2 तरीके से होता है, एक तो होता है रटना, एक होता है सीखना। तो तुम सीखने का प्रयास करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, पर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहेगा। रटने की बात करोगे तुम रट जल्दी लोगे, जितना जल्दी रटोगे ना उतना ही जल्दी भूलोगे। ये जो पर्यायवाची है, ये विलोम शब्द है, ये मैं डिपेंडेबल तरीके से नहीं तैयार करवाऊंगा, मैं तुम्हें आश्रित नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें खुद से ही तैयार करवाने वाला हूं। 1-2 दिन क्लास को रिदम पकड़ने दो, मैं भी मतलब 3 तारीख के बाद की बात कर रहा हूं। संडे के बाद में अपनी क्लास जब चलेगी ना, तो साथ में ही चलेंगे तुम्हारे पर्यायवाची, साथ में चलेंगे विलोम शब्द, साथ में चलेंगे तत्सम तद्भव। मैं इन टॉपिकों तक आऊंगा तब तक मैं तुम्हें इन चीजों पर तैयार कर चुका होऊंगा।
जब ये कहूंगा कि ये चीजें हैं नोट्स में से पढ़नी है, तब तक तुम्हें पर्यायवाची 100-150 याद करवा चुका हूंगा, विलोम शब्द के 200 जोड़े तुम्हारे पास रहेंगे, युग्म शब्द के 250 जोड़े तुम्हें याद होंगे अगर तुम साथ चलोगे तो। मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं याद करवा दूंगा ना, करवाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं, अच्छा रास्ता बता सकता हूं कि बेटा ऐसे पढ़ काम हो जाएगा। वो कोई और शिक्षक होते होंगे जो नेता की तरह वादे करते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं सिर्फ अच्छे से सिलेबस सिखा सकता हूं भी कोई गारंटी नहीं है, प्रयास कर सकता हूं सिखाने का। गारंटी जैसा शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है, क्योंकि कितने ही शब्द पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे शब्द शुद्धि है, मैं एसआई के बैच में पढ़ाते समय शब्द शुद्धि में नॉर्मली 1000 शब्द लिखाता हूं, 1000 शब्द आराम से लिखा देता हूं शब्द शुद्धि में। उसके बाद में भी लास्ट में जब शब्द शुद्धि का पटाक्षेप होता है, लास्ट शब्द लिखाते समय बोलता हूं मेरी कोई गारंटी नहीं है इन 1000 शब्दों में से आएगा, नहीं भी आएगा। तो क्या करें, जो तुम्हें अच्छा लगता करो। मुझे लगा मैंने लिखा दिए, लेकिन जो जो एग्जाम्स हुए, ग्रेड फर्स्ट हुआ है, ग्रेड सेकंड हुआ है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, आप शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि मतलब जो पढ़ाया है उनको लेकर के उठा करके कभी कंपेयर करो, बड़ा अच्छा लगता है। शब्द वहीं से बनते हैं, पर कोई गारंटी थोड़ी। गारंटी किस बात की भाई? डेटोल वाला ऐड देख लेना, वही पूरी नहीं लेता है साले, उसमें भी कीटाणु जो 99% ही मरते हैं। एक कोई अपने जैसा होता है डेटोल पी के नाचने लग जाए, गारंटी कुछ ही नहीं है। पर इतना भरोसा रखें कि हम जिन शब्दों पे बात कर रहे हैं, हम जिन शब्दों पे बात कर रहे हैं, उन शब्दों पर बात करने के बाद में यदि तुमसे सवाल नहीं होगा ना, फिर किसी से नहीं होगा, इतना भरोसा जरूर रख लेना। मैं पढ़ाऊं आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, पर जो कंटेंट आपकी कॉपी में आपके हाथ में है उससे तुम्हारा सवाल नहीं हो रहा है तो पूरा राजस्थान उसमें फंसा हुआ पेपर के बाहर आके देख लेना, ये ध्यान रख लेना। बाकी मेहनत आपके हाथ में है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे पास कोई जादू वादू नहीं है, मैं सिखाने का प्रयास कर लूंगा। तुम कितना सीखते हो वो तुम्हारे विवेक पे डिपेंड करता है। इस सारणी को बना लो, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। ये कैमरा सेट करना इसको वापस, है ना, बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है, उतार लो इसको।